मैं लवलीज़ पाठाज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम ये टेडी डे स्पेशल सुनने वाले हैं, ऊपर से ये एज गैप होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, जिन लोगों को ऐसी स्टोरियाँ पसंद नहीं आती है, वैसे तो ये एक प्योर वांगसियन लव स्टोरी होने वाली है, लेकिन फिर भी अगर जिन लोगों को इस तरह की स्टोरियाँ पसंद नहीं आती है तो वो अभी ही स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अपना ज्ञान आप लोग उसमें जाकर दें। मैं बिल्कुल भी उस मूड में नहीं रहती हूँ कि मैं आप लोगों का ज्ञान लूँ भाई, क्योंकि मुझे बहुत काम रहते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप लोगों को कमेंट्स करना होता है तब आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, और आप लोगों की क्यूरियोसिटी को मैं कम नहीं कर सकती। तो एज गैप होने वाली है और इसमें विंग हमारा लिटिल स्पेस में जाने वाला है। मतलब कि वो, हालांकि उसकी मेन करंट एज 18 साल होने वाली है, पर उसकी हरकतें 9-10 साल की बच्चे वाली, छोटे बच्चे वाली होने वाली, ठीक है ना। तो चलिए, जिनको पसंद आए वो सुनना, नहीं पसंद आए तो सीधा स्किप मारना, ओके ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक शख्स विंग के सामने खड़ा था। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जिसे वो कस के पकड़े हुए था। वो हिल स्टॉप की सबसे ऊंची जगह पे खड़ा था, जहाँ पे वो पीछे पीछे जा रहा होता है। सामने वाला शख्स उसे कहता है, तुम वो बच्चा मुझे दे दो। हमारा सेकंड मैन लीड कैरेक्टर कहता है, नहीं नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगा, मैं, ये मेरा बच्चा है। जहाँ पे वो शख्स कहता है, मैंने कहा ना वो बच्चा दो मुझे, मैंने कहा ना वो बच्चा दो मुझे, दो इधर, दो इधर, दो, इतना बोल विंग के हाथ में जो बच्चा था उससे वो छीनना स्टार्ट कर देता है। बच्चे को छीनते वक्त वो शख्स विंग को धक्का दे देता है और बच्चे को लेकर गिर जाता है। विंग उस हिल स्टॉप से सीधा नीचे खाई की तरफ गिर रहा होता है और कहता है, अंकल मुझे मुझे और ऐसे करते हुए वो सीधे खाई में गिरने लगा था। तो विंग गिरते गिरते बोलता है, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज प्लीज। और वहीं पीछे से आवाज आती है, विंग। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं सीधे फ्लैशबैक में, ठीक है। अब विंग को हम हवा में लटकने देते हैं, मरेगा वो जिंदा रहेगा वो हमें बाद में पता चलेगा, ठीक है ना। बहुत चुल होती है ना तुम लोगों को जानने की विंग मर गया क्या, नहीं पता मुझे। आज से ठीक 12 साल पहले एक भारी बरसात की रात थी। खेतों का किनारा बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था और डैम से पानी गिर रहे होते हैं। वो एरिया बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, जहाँ पे कह सकते हैं कि व्यापार के लिए एक नदी ही संसाधन थी। जहाँ पे यातायात के लिए नदी को दरकिनार किया जा रहा था और उसके ऊपर पुल का निर्माण किया जा रहा था। डैम जो कि सही हालत में बना नहीं था और आधा अधूरा था। पानी में जो पानी की जो तीव्र बोल सकते हैं, अचानक से जो लहर आती है ना बाढ़ के टाइम पे, तो इतना ज़्यादा उफान पे था वो पानी कि वो डैम को बहा ले गई थी, जिसकी वजह से गांव की तरफ पानी आने लगे थे। वहाँ पे मिलिट्री को बुलाया जाता है। उस समय मिलिट्री को लीड करने वाले थे लैन किरैन, चांग फेमिया और साथ में जो वी चांग से हैं वो सब वहाँ आए हुए थे। रात भर उन लोगों ने रस्सी बांध कर रेस्क्यू करना आरंभ किया। उस समय आर्मी में जस्ट न्यू न्यू सी चैन और साथ में लैन वांगजी भी ज्वाइन हुए थे। उसमें वांगजी की उम्र महज 18 साल थी और सीजन की उम्र 21 साल थी। चांग फेमियांग और लैन किरण दूसरे किनारे को छोर को होल्ड किए हुए थे और इस तरफ से वी चांग से और साथ में सीचन और वांगजी उसे होल्ड किए हुए थे। वांगजी की रैंक उसमें बहुत छोटी थी, पर फिर भी वो सब सैनिक मिल करके उस नदी के उस पार जितने से भी लोग थे, जानवर वगैरह थे, उन सबको रोक रहे होते हैं और बाकी सारे लोगों को किनारे पे जाने के लिए बोल रहे होते हैं। रात भर में जैसे तैसे करके रस्सी से एक बैरक बनाने के बाद सुबह में रेस्क्यू टीम को ला करके और वहाँ पे वापस से बैरक लगा दिया जाता है ताकि लोग उस तरफ ना जा पाए। अब यातायात और आने जाने का एकमात्र रास्ता था जो कि इस पार से उस पार जा सकते थे, और दूसरी तरफ गांव में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ने लगा था। लोगों को रेस्क्यू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी वांग जी और इधर जो वी चांग से और सी चेन जो कि पानी वाले एरिया में रह गए थे, वो लोग जैसे तैसे करके लोगों को रेस्क्यू करना आरंभ करते हैं। उस समय हेलीकॉप्टर नहीं चलते थे, उस समय उतना ज़्यादा संसाधन नहीं था। जो वोटिंग्स वाले वोट होते हैं उस पर डाल डाल कर लोगों को निकाला जा रहा था। लास्ट के 2-3 घर बच गए थे।
जहाँ पे सब लोगों को निकाल लेने के बाद वी चांग से वांग जी और सीजन को बोर्ड पे बिठा देते हैं और कहते हैं बाकी सारे लोगों को चलो मैं एक बार चेक करके आता हूँ। तो वांग जी कहता है सर मैं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ आप चलिए। वी चांग से कहते हैं देखो मैं देख के आता हूँ, बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, अगर मैं नहीं लौटा तो मेरा 7 साल का बच्चा, उसकी ज़िम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। विंग समझे ना? तो वांग जी कहता है मैं आपके बच्चे को कैसे सँभालूँगा? तो कहता है देखो मेरी वाइफ़ नहीं है और मैं उसे लेकर यहाँ आ गया। मुझे नहीं पता था कि इतना बुरा टाइम देखने को मिलेगा। अब ज़्यादा बहस मत करो, मुझसे वादा करो कि मेरे बेटे का ध्यान रखोगे, है ना? विंग कहता है सर आप मेरे साथ चलिए, हम लेके चलते हैं। तो वांग जी को कहता है नहीं तुम्हें मेरी कसम वहीं रहो और अपना ड्यूटी पूरा करो सार्जेंट। विंग सॉरी वांग जी वी चांगसे की बात काट नहीं सका और वो वहाँ पे बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू था और वो बस कहता जी सर। उसके बाद वी चांगसे उस बच्चे को बचाने के लिए चले गए थे। पानी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। अब वो उस बच्चे को रेस्क्यू कर चुके थे। सीचन देखते हैं कि वो बच्चा वी चांगसे के गोद में है और उसे लेकर आ रहे हैं। सीचन कहता है भंग जी इस रस्सी को पकड़ो, मैं बच्चे को लेकर आता हूँ, ठीक है ना, और सर को भी। भंग जी कहता है जी ठीक है। भंग जी उस रस्सी को जोर से पकड़े हुए था और उसे एक पेड़ में बांधता है और बोट को चलने के लिए बोल देता है। एक खाली बोट को वो रोक लेता है जिस पे वो लोग आ सकते थे। सीचन उस पानी में उतरकर उस बच्चे को लेता है और धीरे धीरे करके बोट के पास लाता है, जहाँ पे वांग जी उस बच्चे को ले लेता है उसमें। उसके बाद वो सर को बोलता है चलिए सर। जैसे ही वो दोनों आने को होते हैं अचानक से पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और रस्सी बीच में से टूट जाती है। हालांकि आधी रस्सी पेड़ से लिपटी हुई थी। वांगजी का बोट भी इधर उधर घूमने लगा था, जहाँ पे वांगजी चिल्लाते हुए कहता गगा सर, गगा सर। जहाँ पे जो वी चांग से थे वो सीजन को कस के पकड़ते हुए कहते हैं चलो उधर चलो चलो चलो। और इतना बोलकर अपने हाथ से उस बोट को खींचते हैं और सीजन को उसमें डाल रहे होते। सीजन का पैर नीचे जो कि लकड़ी से फंसा हुआ था लेकिन वो नहीं निकाल पा रहा था। इधर वो कहता है मैं पानी में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा पैर छुड़ाता हूँ और जाओ, ठीक है ना? सीजन कहता लेकिन सर, वो कहता लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब जो कि बाट का पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा डॉटफुल होता है, लकड़ी रहते हैं उसमें, सांप ताप सब कुछ रहता है। वी चांग से पानी के अंदर घुसता है, उसके पैर लकड़ी से छुड़ाता है जो कि बड़े बड़े लट्ठे ऐसे तैर रहे थे। उसके पैर को निकाल देने के बाद वो जैसे ही खड़ा होता है एक बड़ा लट्ठा उसकी पीठ से लगता है और वो सीधा पेड़ से टकराते हुए बह जाता है, जहाँ पे सीचन और वांगजी चिल्लाते हुए कहते सौ। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वी चांग से उस पानी के तेज बेग बहाव से बह चुके थे और जो नोट थी वो भी जाने लगी थी। वांगजी कहता गगा जल्दी आइए। सीचन अपना टूटा हुआ टांग लेकर बोट में चढ़ जाता है जैसे तैसे करके और नाव चलाने वाले नाव चलाने लगे थे। उस तक किनारे आते आते भांगजी की नाव ऑलमोस्ट डगमग डगमग हो रही थी, लेकिन दूसरा रेस्क्यू नाव जल्दी से आकर उसे रस्सी से बांध कर खींचना स्टार्ट कर देता है और उन चारों को बचा लिया जाता है। उसके बाद भांगजी जो कि वहाँ पे खड़ा होकर के बस बहते हुए पानी को देख रहा था, एक रेस्क्यू टीम और उसने अपने सीनियर को खो दिया हुआ था। सीचन लड़खड़ाए हुए जब खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसका पैर काम ही नहीं कर रहा था, उसका पैर मुड़ चुका था। आनन फानन में भंगजी सीजन को लेकर के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे अंकल जांग फेमियांग सब सीजन और वांगजी के पास आते हैं, जहाँ पे सीजन से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। उसके पैर पे प्लास्टर चढ़ चुका था, बैंडेज लग चुके थे, पर वांगजी खामोश हो चुका था। वांगजी जो कि बहुत ही शैतान और चुलबुला बच्चा था, हर वक्त मस्ती करना, सीनियर से डांट खाना, जियांग फेमियांग से डांट खाना, लैन किरण से उसकी शिकायत करना, ये सारी चीज़ें करता था। लेकिन आज वांगजी शांत हो चुका था। तो लैन किरण आकर पूछते हैं वांगजिया क्या हुआ? वांगजी कहता है मैंने अपने सीनियर को खो दिया, मेरी वजह से हुआ ये, मेरी गलती है। तो सीजन उसे कहता है तुम्हारी गलती नहीं है वांगजी, पानी का तेज बहाव था, हम क्या कर सकते थे बोलो? वांगजी कहता है हम उन्हें बचा सकते थे, हम उन्हें बचा सकते थे, लेकिन लेकिन हम नहीं बचा पाए। आखिरकार हम मिलिट्री फोर्स में क्यों हैं? अगर हम लोगों को बचा नहीं सकते, रेस्क्यू नहीं कर सकते, किसी की हिफाजत नहीं कर सकते, तो हमें आर्मी में होने का कोई हक नहीं है, हमें मिलिट्री में जाने का कोई हक नहीं है। ये बोल कर वांगजी दीवार पे दो चार पंच धर देता है अपने ही हाथों से।
उसके हाथ ऑलमोस्ट ऐसे लाल हो चुके थे। लाल किरण कहते हैं, चिंता मत करो। वो लोग बाद में रेस्क्यूअर जो होते पानी में गोताखोर, वो उसकी बॉडी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3 दिन तक वी चांगसी की बॉडी नहीं मिलती है। चौथे दिन वी चांगसी की बॉडी फूली हुई किनारे पे मिली थी, जिसके बाद सब लोग उन्हें रेस्क्यू करके लाते हैं और लास्टली उनका अंतिम संस्कार की तैयारी होता है, जो कि वो एक मार्शल लॉ थे। उन्हें ससम्मान वहाँ पे मिलिट्री बेस में उनका अंतिम विदाई किया जाता है, जहाँ पे उनके बेटे को भी लाया गया था। वो बच्चा जो कि हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर बी भूसियान था, उसकी ये 7 साल थी। वो अपने बाबा के पास था और मिट्टी डाल देता है कब्र पे, धीरे धीरे करके सब लोग वहाँ पे फूल डालने लगे थे। बिंग हंसते हुए कहता है, ये मजा आया, मजा आया, मजा आया, मजा आया। सब लोग यहाँ पे छुपन छुपाई खेल रहे हैं, पर सबने काले कपड़े क्यों पहने हैं? वांग जी पहली बार हिंग को इस तरह से देखता है तो सबको आश्चर्य हो रहा था। हिंग कहता है, मेरे बाबा कहाँ हैं? वांग जी उसके पास आते हुए कहता है, लिटिल वी, तो तुम्हारे बाबा कहीं छुप गए हैं जाके। हाँ, हम सबको उन्हें ढूंढना है। कहता है, मेरे बाबा ने कहा था मुझे वो बहुत प्यारा सा टैडी ला के देंगे, तो वो मेरे लिए टैडी लाने गए हैं। वांग जी उसे गले लगा लेता है, क्योंकि वांग जी के पास कोई शब्द नहीं था। बाद में विंग का रिपोर्ट निकलवाने के लिए उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसे बताते हैं कि जब इसका जन्म हुआ था तब इसकी मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। वो कैंसर के लास्ट स्टेज में थी, बट फिर भी वो अपने बेटे को जन्म देना चाहती थी। अब उनके पास टाइम ज़्यादा नहीं था, इसी वजह से विंग को 7 मंथ में ही हमें पैदा करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसका मानसिक विकास ज़्यादा नहीं हुआ है। वो अपनी एज से काफ़ी छोटा है। हालांकि उसकी मिनिमम एज 7 साल है, पर उसकी बातें और सभी चीज़ें 3-4 साल के बच्चे जितना है। जहाँ पे वांगजी को जब पता चलता है कि विंग पैदा होते ही इतना सब कुछ झेल रहा है, ऊपर से उसके कान से उसे बहुत कम सुनाई देता था। अब ऐसा नहीं था कि कान खराब था, एक कान से उसे कम सुनाई देता था। इसलिए ये सब प्रॉब्लम जानने के बाद वांगजी विंग को लेकर एकदम अधीर हो गया। उसे गले लगाते हुए कहता है, आज से लिटिल वे का अंकल मैं हूँ। ये बोलकर उसे गले लगा लेता है, जहाँ पे लैन किरण उसे कहते हैं, क्या तुम इसे अडॉप्ट करने वाले हो? वांगजी कहता है, नहीं, मैं इसे अडॉप्ट नहीं करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पाल पोस के बड़ा करूँगा। ये बोलकर वो उन सबको देखता है, जहाँ पे जियांग फिमियांग कहते हैं, हम सब तुम्हारे साथ है वांगजी। वांगजी कहता है, पर मेरी वजह से सीनिया मुझे छोड़कर चले गए। सीचन अपने लड़खड़ाते हुए पैर से आता है और कहता है, वांगजिया तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वांगजी कहता है, अगर अगर मैं उस रस्सी को अच्छे से पकड़ता बांधता तो ना आपके साथ ये हादसा होता और ना 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 वो मैं मैं क्या करूं? किचन कहते हैं, वक्त वक्त बहुत बड़ा मरहम है, वो बड़े से बड़े घाव को भर देता है, इसलिए सब्र करो, एक दिन सब अच्छा होगा। लेकिन वांग जी पश्चाताप की आग में जल रहा था। ये इरा ऐसा था जहाँ पे संसाधन कम थे और जिम्मेदारियां ज़्यादा थी। हर कोई अपने रिश्ते को बहुत महत्व देता था। चुलबुला सा वांग जी एकदम खामोश वांग जी में तब्दील हो चुका था। अब जो कि जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनका एक प्राइवेट प्राइवेट छोटा-छोटा बंगलो टाइप का घर रहता है, जहाँ पे लैन किरण का घर था। तो लैन किरण अपनी फैमिली मतलब अपनी वाइफ, अपनी बेटी लीसा के साथ में रहते थे। वहीं पे सीचेन और वांग जी एक साथ रहते थे। वांग जी, सीचेन सब घर आते हैं, जहाँ पे विंग भी उसके साथ आ गया था। विंग उसके साथ आते ही कहता है, ये आपका घर है? वांग जी कहता है, आज से ये तुम्हारा भी घर है। विंग विंग कहता है, सच्ची? ये मेरा घर है? ये घर मेरे घर जैसा ही है, पर थोड़ा अलग है। वांग जी कहता है, ऊपर चलो, ये वाला कमरा तुम्हारा, ये वाला कमरा मेरा और ये वाला कमरा बड़े अंकल का। तो विंग कहता है, तो मैं आप दोनों के साथ रहूंगा अंकल? तो वांग जी कहता है, हाँ, और सब तुम्हें यंग मास्टर बुलाएंगे, ओके ना? वहाँ पे काम करने वाले 3-4 लोग थे। तो विंग कहता है, थैंक यू। इतना बोल वांग जी विंग को उसके कमरे में लाके बिठाता है, जहाँ पे विंग कहता है, अंकल अंकल
डैडी डैडी मेरे लिए टेडी लाने गए हैं। वांग जी कहता है, हाँ, बड़ा वाला टेडी। पर तुम बताओ, तुम्हें कैसा टेडी चाहिए? मिंग कहता है, मुझे मुझे ना लंबा वाला, जिसके दो बड़े बड़े पैर हों और हर सीने के पास हार्ट हार्ट हो, और वो क्यूट सा हो। मुझे मुझे वो चाहिए। आप लाओगे ना? अंगनी विंग के बालों को केयर्स करते हुए कहता है, मैं ले आऊँगा। जहाँ पे वांग जी कहता है, आप आराम करो, मैं खाने के लिए बोल देता हूँ। तो विंग कहता है, थैंक यू, मैं सोने जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच विंग। और इतना बोल कर और वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांग जी नीचे आके और पानी ऐसे ग्लास में पोर करके पी रहा होता है। सीजन ऊपर से जब उतरने की कोशिश कर रहा था तो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वांग जी ग्लास पटकता उसके पास भागकर जाता है। जहाँ पे सीजन कहता है, देखो वांग जी, क्या मुझसे बड़ा सदमा किसी को लग सकता है? मैं मार्शल लॉ था, और देखो, मैं अपनी टांग गंवा चुका हूँ। मैं अब किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वांग जी कहता है, आप सबके आइडल थे, आइडल हैं और आइडल रहेंगे। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं हैं? अगर आप मार्शल लॉ से हट भी गए तो आप उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप उनका कर्ता धर्ता बन सकते हैं, आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। आपके अंदर वो जज्बा हैगा। ऐसा मत बोलिए प्लीज़, प्लीज़। मैं ऑलरेडी अब मैं पश्चाताप में जल रहा हूँ। अगर आपने ऐसा बोला तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँगा? मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को जान से। सीजन कहते हैं, वांग जी, हम आर्मी में हैं, हम मिलिट्री हैं। तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ करेंगे हम? हुँ? मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। क्या हुआ? मैं मार्शल लॉ से हट गया तो? अब अगला मार्शल लॉ तुम बनने वाले हो। विंग कहता है, वांग जी कहता है, पर मुझे नहीं बनना। मैं इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी के लिए नहीं हूँ। मुझे नहीं बनना गोगो। तो सीजन कहते हैं, अब वो ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। मैं इस पद के लिए तुम्हें नियुक्त करता हूँ। ये बोलकर वांग जी को वो ढाँढस बंधाता है, जहाँ पे वांग जी अपने ही पश्चाताप से जल रहा था, और सीजन आत्मग्लानि से, क्योंकि वो अपनी टाँगों को गँवा चुका था, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान-सम्मान, पद, सब कुछ खो चुका था। मार्शल लॉ एक ओनली फॉर पद नहीं होता है मिलिट्री में। उसके नीचे अंडर में कई सारे सेक्शन बाय सेक्शन बने हुए आर्मी के फ़ौजें होती है, हज़ारों, हज़ार में, 5,000, 10,000 या उससे भी ज़्यादा की संख्या में, क्योंकि हर साल भर्ती होते ही रहता है। कुछ दिन बाद सीजन अंकल किरण से कहता है कि वो चाहता है कि भांजी को मार्शल लॉ बनाया जाए और उसे ट्रेनिंग पीरियड में डाल दिया जाए, ताकि वो बाकी आए नए लोगों को ट्रेनिंग दे सके। लैन किरण को अच्छा लगता है कि ठीक है, सीजन थोड़ा मूव ऑन तो हो रहा है, क्योंकि अपने पैर को गंवाने के बाद वो इस पोस्ट के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। हालांकि वो रहता तो उसे कोई हटाता भी नहीं, लेकिन वो अपनी जगह वांगजी को दे रहा था। इसलिए लैन किरण अग्री कर जाते हैं। फिर अगला मार्शलो वांगजी को बनाया जाता है। वांगजी का मार्शलो बनते ही बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी उसके ऊपर। चांगहान, यहाँ तक कि बीजिंग, बाइतोंग और बहुत सारी जगहों की जिम्मेदारियां थी, जिसकी वजह से वांगजी का हमेशा आना जाना लगा रहता था, जिसकी वजह से वो विंग पे थोड़ा कम ध्यान दे पाता था। विजन भी सुबह के 8 से लेकर 12 बजे तक ट्रेनिंग ग्राउंड में होते थे और दोपहर तक पूरा खाली रहता था। फिर वो वापस अपने घर आ जाते थे, जिसके बाद वो विंग के साथ रहते थे। विंग का पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो गया था। अब हालांकि जो विंग था वो मंद बुद्धि का भी बच्चा था, और साथ में उतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं था। ऊपर से लोअर क्लास रैंक था। मतलब 8 साल का बच्चा होने के बावजूद वो नर्सरी एलकेजी का बुक्स वगैरह पढ़ रहा था। इस हिसाब से उसे ट्यूटर को हायर किया गया था। हाँ, ट्यूटर कोई और नहीं बल्कि मिंग याओ था। मिंग याओ विंग को पढ़ाना स्टार्ट करता है, लेकिन विंग की कोई उन्नति नहीं हो रही थी। वांग जी जब मिंगो को देखता है कि वो विंग से थोड़ा ज़्यादा सहानुभूति के साथ में बात कर रहा है और उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विंग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो वांग जी मिंगो से कहता है कि उसे इसी पैलेस में रुकना चाहिए, ताकि वो विंग का इसके बाद भी ख्याल रख सके, क्योंकि विंग उसकी बात सुनता था। और इसी वजह से
वांग जी मिंगयाओ को ऑफर करता है कि वो यहीं पे रह जाए। मिंगयाओ पहले तो स्टार्टिंग में मना कर देता है, लेकिन बाद में वो इस पैलेस में रुक जाता है। अब लान वांगजी जिसको बहुत सारे काम होते थे, तो वो कभी आता था और कभी यहाँ से 2-3 दिनों के लिए चला जाता था। उस पैलेस में सीचन और विंग के अलावा 2 सर्वेंट्स थे जो खाना बनाना, क्लीनिंग वगैरह का काम करते थे। अब 3 हो गए थे मिंगयाओ को लगाकर। मिंगयाओ सुबह में उठता, विंग के साथ बातें वगैरह करता, जब वो नहा धुला कर आता तो उसे सुबह में पढ़ाता और उसके बाद फिर उसे स्कूल भेज देता, जहाँ पे मिलिट्री स्कूल ही था। विंग को स्पेशल चाइल्ड वाले रूम में रखा गया था, जहाँ पे अंधे लोगों को और जो बहरे लोग होते हैं जिसे पढ़ाया जाता है साइन लैंग्वेज वगैरह, तो विंग को उस क्लास में डाला गया था, क्योंकि विंग को कान से कम सुनाई देता था, दैट्स वाई। तो विंग का वहाँ पे स्कूली पढ़ाई होने लगा था और उस क्लास में सारे बच्चे वैसे ही थे, तो विंग को कोई बुली नहीं करता था। नॉर्मली टिफ़िन टाइम में मिलिट्री स्कूल के और भी जितने बच्चे वगैरह थे, वो वांगजी की वजह से विंग को हाथ भी लगाने से डरते थे। तो विंग को नॉर्मली कोई बुली करता ही नहीं था। सबको पता था कि वांगजी का जो वांगजी है सो विंग का अंकल है, दैट्स व्हाई। घर पे विंग उसका वेट करता रहता था। घर आने के बाद शाम को उसे पढ़ाता और जब सीजन लौट कर आ जाते तो मिंग धीरे-धीरे करके उसका सेवा करना स्टार्ट कर दिया हुआ था, मतलब कि जैसे कॉफ़ी दे आना या फिर कभी कपड़े वगैरह दे देना या कभी उसके साथ अच्छे अच्छे से बैठकर बात कर लेना, ये तमाम चीज़ें वो करने लगा था, जिसकी वजह से जो सीजन था उसका लगाव धीरे-धीरे करके मिंग से होना स्टार्ट हो गया था। मिंग जो कि सीजन से थोड़ा-सा कटा-कटा, दूर-दूर ही रहता था, लेकिन सीजन को मिंग का स्वभाव काफ़ी अच्छा लग रहा था। धीरे-धीरे वक़्त बीतता गया और एक टाइम के बाद सीचन फाइनली मिंग्याओ से कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। मिंग्याओ पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में सीचन के समझाने के बाद वो एग्री कर जाता है और उससे शादी कर लेता है। अब वहाँ पे जितने भी मिलिट्री के लोग थे वो सब और साथ में वांग जी और विंग मिलकर सीचन और मिंग्याओ को शादी कराते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे मिलिट्री वाले ही थी, क्योंकि सब लोग वैसे ही थे। और डेकोरेशन भी वैसा ही था, हल्का-फुल्का सा, जहाँ पे हमारा ग्रूम सीजन थे और ब्राइड हमारे मिंगयाओ थे। उन दोनों की एंगेजमेंट होती है और फिर फाइनली शादी होती है, जहाँ पे मिंगयाओ सीजन का ख़्याल रखने लगा था और मिंगयाओ काफ़ी खुश था। अब इधर विंग जो था वो धीरे-धीरे करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। अब इतना भी तेज़ तो नहीं था कि वो सब कुछ जल्दी-जल्दी सीख जाए, लेकिन हाँ, वो सीख रहा था। कुछ-कुछ चीज़ें याद भी कर रहा था। नाम, सेंटेंस और चीज़ें पढ़ना-लिखना उसे आ भी रहा था। ऐसे करते हुए धीरे-धीरे करके उम्र बीतता जा रहा था और समय जो कि किसी के लिए नहीं रुकता है, वो बढ़ते जा रहा था। फाइनली विंग आज 18 साल का हो गया था और वांग जी उसके लिए केक और हाथ में एक छोटा-सा टेडी लेकर के घर आ रहा होता है, क्योंकि वो वियतनाम गया हुआ था और वहाँ से वो रिटर्न आ रहा होता है। जैसे ही उसकी जीप आकर लगती है, वांगजी विंग भागा हुआ आता है और आते कहता है, "अंकल, अंकल, अंकल, आप मेरे लिए क्या लाए?" तो वांगजी अपने दोनों सामान को जीप में ही छोड़ देता है और उसके पास आते हुए कहता है, "आइंग।" तो विंग आता है और सीधे वांगजी के गोद में चढ़ जाता है और कहता, "अंकल, अंकल, मैं भारी तो नहीं लग रहा हूँ ना? मैं छोटा-सा नन्हा-सा बाबा हूँ।" तो वांगजी कहता है, भारी नहीं लग रहे हो। तो तुम्हें पता है आज तुम्हारा बर्थडे है। विंग कहता है, हाँ, लिटिल वी का बर्थडे, लिटिल वी का बर्थडे, लिटिल वी का बर्थडे। वांगजी हंसते हुए कहता है, हाँ, लिटिल वी का बर्थडे। आज लिटिल वी 18 साल का हो गया है। विंग कहता है, ही मैं 18 साल का हो गया, लेकिन मुझे तो चॉकलेट, गुड़िया, खिलौने और टेडी पसंद है ना। वांगजी कहता है, हम्म, तो मैं लेके आया हूँ। इतना बोलकर कहता है, ये क्या है? देखो देखो ये क्या है लिटिल वी? जहाँ पे लिटिल वी कहता है क्लैप करते हुए, ये मेरा नया नया टेडी, मेरा नया टेडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ना। तो सांग जी उसके बालों को रफल करते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे विंग। विंग कहता है, थैंक यू। फिर इतना बोलकर वो केक और वो लेकर विंग को अंदर आता है, जहाँ पे विंग अपने डैडी को दिखाते हुए कहता है, देखिए देखिए अंकल अंकल, ये मेरा नया नया डैडी है। जहाँ पे मिंग और सीजन दोनों ऊपर से जस्ट नीचे आए ही थे और सीजन उसे देखता है और कहता है, तो लिटिल वी को नया डैडी मिला, तो लिटिल वी के क्या खुश है।
विंग कहता है, हाँ हाँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मुझे मुझे पिछले वाले वीडियो पे क्रेयॉन्स मिला था, और पेंटिंग करने वाली नोटबुक मिली थी, और उससे पिछले वाले पे चॉकलेट चॉकलेट मिला था, फिर उसके पिछले वाले पे स्टोवन बॉक्स मिला था, लेकिन इस बार मुझे टेडी मिला ये। तो मिंगियो कहता है, तुम्हें टेडी पसंद है? विंग कहता है, बहुत 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 पसंद है। तो कहता, तुम्हें पता है तुम कितने साल के हो? विंग कहता, हाँ 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 हाँ, मुझे पता है, मैं 18 साल का हो गया। देखा देखा, मैं बड़ा हो गया, मेरी हाइट भी बड़ी हो गई। तो भांजी उसे कहता है, विंग यहाँ बैठो, केक कट करो, ओके ना? फिर वो केक ओपन कर देता है, एक कैंडल जला देता है, जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है, फू। भांजी कहता है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना था, पहले कैंडल को देखकर विश मांगना होता है, और उसके बाद केक कट करना होता है। फिर वांग जी कैंडल जला देता है, जहाँ पे विंग हाथ जोड़ते हुए कहता है, मैं हमेशा अपने अपने अंकल अंकल के साथ रहना चाहता हूँ। यही मेरी विश है। अर्चना बोलकर वो फूक मार देता है, जहाँ पे वांग जी कहता है, विंग विश को मन में चुपके चुपके बोलना होता है। विंग कहता है, पर मेरी विश तो यही थी, मुझे आपके साथ रहना है पूरी लाइफ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, आप मुझे नहीं रखोगे? वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है, किसने कहा कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा? विंग कहता है, फिर आप मुझे डांट क्यों रहे हो? आप गंदे। तो वांग जी कहता है, लिटिल वी, मूड खराब मत करो, केक कट करो। तो विंग कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं कट नहीं करूंगा। अंकल अंकल देखो देखो, अंकल मुझे डांट रहे हैं। जहाँ पे सीजन कहता है, वांग जी तुमने गलती तो की है, चलो अब मनाओ उसे। विंग कहता है, खट्टी खट्टी, ऐसा बोलकर वो चप्पल जूता खोल देता है, सोफे पे जाकर अब पैर और को समेट उमेट के मुंह फुला के बैठ जाता है। जहाँ पे वांग जिसके पास आते हुए कहता है, इतना प्यार से इतनी दूर से तुम्हारे लिए केक लेकर आया, तो क्या तुम इस केक को कट नहीं करने वाले हो? तो फिर ठीक है, मैं ये केक मेंगा अंकल को दे देता हूँ। फिर वो उस केक को कट करेंगे, फिर बाकी सारे बच्चों में बांट करके आ जाएंगे, तो कैसा रहेगा? फिर विंग को कुछ भी नहीं मिलेगा, और फिर बाद में अगर तुम शिकायत करोगे, तो फिर मैं तुम्हें इतना बोल वांग जी विंग को टिकलिंग करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग नहीं नहीं ऐसे करके हंस रहा होता है। जहाँ पे वांग जी कहता है, लिटिल वी का आज बर्थडे है ना, तो लिटिल वी अपना मूड खराब नहीं करेगा, है ना? तो विंग कहता है, मैं समझ गया। इतना बोलकर वो अपना वापस से केक कट करता है, और फिर वांग जी को खिला देता है, जहाँ पे खिलाने के बाद उसके गाल में लगाते हुए कहता है, ये मुझे मजा आया मजा आया मजा आया। जहाँ पे वांग जी भी वी, फिर कहता है, अभी मैं बताता हूँ। इतना बोलकर वांग जी उसके गालों को पकड़कर अपने गाल से उसके गाल में रब कर देता है। जहाँ पे सीजन उसे देखते हुए हंस रहा होता है, और मींगा उसको इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी, वो अपने हाथ को बस मसल रहा होता है। फिर बाद में विंग सीजन और मेंगा को केक खिलाता है, जिसके बाद वो केक बाद में फ्रिज में डाल दिया जाता है। विंग अंजी को पकड़े हुए था और कहता है, हाँ तो आपने आपने मुझे बर्थडे बर्थडे गिफ्ट दिया, फिर आप मुझे बताओ और क्या दोगे, और क्या मिलेगा मुझे? और अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो मैं बाहर बाहर जाऊंगा घूमने। तो वंगजी कहता है, खबरदार कहीं नहीं जाना है। विंग कहता है, पर मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो ना, प्लीज ना प्लीज ना प्लीज ना। वंगजी कहता है, आई तुम तुम बस उम्र में बड़े हुए हो, तुम अभी भी बहुत छोटे हो वाइंग, मुझे डर लगता है। तो विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, मुझे जाना है, मुझे जाना ही है, मुझे जाना है, जाना 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 बस। वांग जी कहता है, आई जिद नहीं करते। अगर तुम अच्छे बच्चे बनोगे तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। तो विंग कहता है, पक्का? कहता, पक्का। इतना बोल वांग जी अपने रूम में चला जाता है कपड़े बदलने के लिए। मिंग उसे देख रहा होता है, जहाँ पे सीजन कहता है, चलो गार्डन में चलते हैं। फिर वो लोग गार्डन में चले गए थे। नींग टीवी ऑन करके टीवी देख रहा होता है, जहाँ पे मूवी वगैरह दिखा रहे होते हैं। विंग भी अपना चैनल बदल रहा होता है, और उसके बाद वो उसमें सीन सब देख रहा होता है, जहाँ पे एक लड़का एक लड़की को हाथ पकड़ के दूसरी तरफ मुड़ जाता है, जहाँ पे वो लड़का धीरे धीरे उसके पास बढ़ता है, उसके ऊपर आके लेटा हुआ था, और फिर बाद में उसका टमीना थोड़ा सा फूला हुआ दिखा रहा था, मतलब कि प्रेग्नेंट वाला सीन दिखा रहा था।
विंग वो सारी चीज़ें बहुत प्यार से देख रहा था और फिर कुछ टाइम बाद उसमें बेबी जो हो जाता है वो भी दिखा रहा था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद कहता है बेबी होने के बाद अ उसका उसका हस्बैंड उसको लाइक कर रहा था। बेबी बेबी मुझे भी बेबी चाहिए, मुझे भी बेबी चाहिए। इतना बोलकर वो भागता है वांग जी के पास और जाते ही कहता है अंकल अंकल। वांग जी जो कि नहा के आया ही था, टॉवल में था, विंग उसके पास आता है, उसके दोनों टांगों पे चढ़ जाता है और अपने हैंड को उसके नेक के राउंड रैप कर लेता है, जहाँ पे वांग जी उसको पकड़े हुए था और कहता है क्या कर रहे हो लिटिल वी, गिर जाओगे। विंग कहता है मुझे ना बेबी चाहिए बेबी। तो वांग जी कहता है अच्छा, और ये तुमने कहाँ देखा? विंग कहता है वो नीचे मूवी चल रही थी ना, उसमें मैंने देखा बेबी, तो मुझे छोटा बच्चा चाहिए। वांग जी कहता है ओ अच्छा, तुम्हें छोटा बच्चा भी चाहिए। लिटिल वी अभी जस्ट 18 साल के हुए हैं और तुम्हें छोटा बच्चा भी चाहिए। विंग कहता हाँ मुझे नहीं पता, मुझे छोटा बच्चा चाहिए 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 चाहिए। साक्षी कहता है छोटा बच्चा ऐसे नहीं आता है, इसके लिए एक लड़की से शादी करनी होती है, फिर उसके साथ आ, फिर वो कुछ करना होता है, फिर बेबी को हॉस्पिटल से लाना होता है। तो विंग कहता है हाँ तो चलो चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। हम हॉस्पिटल जाएंगे, हम बेबी लाएंगे, हम बेबी लाएंगे, हम बेबी लाएंगे। वांग जी कहता है लिटिल वी बेबी ऐसे नहीं आता है, इसलिए शांत हो जाओ। इतना बोल वांग जी विंग के हैंड को अपने नेक के राउंड से हटा लेता है, बेड पे उसे उठाकर बिठा देता है, कपड़ा निकाल कर पहन रहा होता है। विंग मुंह फुलाकर फफ करके बैठा हुआ था और कहता है मुझे बेबी चाहिए, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? वांग जी कहता है ये कोई छोटी जीत नहीं है, बेबी ऐसे नहीं आते हैं वी। विंग कहता है पर मुझे बेबी चाहिए, आप बहुत गंदे हो, आप मुझे बेबी क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे बेबी। वांग जी जैसे तैसे करके विंग को उस समय शांत करा देता है, लेकिन विंग इतना नाराज था कि वो नीचे आके एकदम मुंह बना के बैठा हुआ था, फिर से अपने आप को कडल करके। जहाँ पे मिंग गया उसके पास आते हुए कहता है आइंग तुम्हारा ना पढ़ने का वक्त हो गया है, चलो पढ़ाई करते हैं। मिंग कहता है नहीं मुझे नहीं पढ़ना। वांग जी कहता क्यों, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो 10th का बोर्ड कैसे पास करोगे? विंग कहता मैंने बोला ना नहीं मुझे नहीं पढ़ना। तो वांग जी सॉरी मीगा कहता है क्यों नहीं पढ़ना? विंग कहता है मुझे ना बेबी चाहिए था, पर अंकल ने मना कर दिया, वो गंदे हैं, वो मुझे बेबी नहीं दे रहे। तो मिंगो कहता है क्या कहा तुमने, बेबी? कौन सा बेबी, क्या बोल रहे हो विंग? विंग कहता है वो मैंने मूवी में देखा, वो जो हीरोइन थी ना, वो उस लड़की के साथ सोई और फिर उसका टमी ना फूल गया था, फिर बाद में ना एक छोटा सा बेबी आया, फिर उस बेबी के साथ वो खेल रही थी। मुझे भी वैसा बेबी चाहिए, पर मैं कहाँ से लाऊं, मुझे नहीं पता। मिंगयाओ कहता है इस बदमाश बेवकूफ को ये बच्चा का धुन कहाँ से सवार हो गया। आता जाता तो कुछ है नहीं, हम बस हर चीज के लिए नौटंकी करता रहता है। मिंगयाओ कहता है लिटिल वी अगर एक काम करो तो बेबी हो सकता है, तुमने देखा बेबी कैसे होते हैं? कहता है नहीं मुझे नहीं पता। मिंगया उसके कान में कुछ कहता है और कहता है मैं एक दवाई दूंगा, कॉफी में डालकर अपने अंकल को पिला दो, और उसके बाद तुम अंकल के साथ अगर वैसा कुछ करना चाहो तो। तो कहता है क्या करना होगा? मिंगया उसे कहता है कुछ खास नहीं, अंकल के साथ तुम्हें सोना होगा। अंकल नशे में होंगे तो वो बाकी का काम खुद ही कर लेंगे, तुम उन्हें कस के अगर पकड़ के सो जाओगे तो बाकी का चीजें तो अंकल खुद ही हैंडल कर लेंगे, है ना? विंग कहता है और अगर अंकल गुस्सा हो गए तो मीगा कहता है वैसे भी तुम तो अंकल के साथ ही सोते हो ना? विंग कहता है हाँ, क्योंकि मुझे उनके बिना नींद नहीं आती। तो कहता तो अंकल तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, है ना? विंग कहता है सच्ची? मीगा कहता है सच्ची। और इतना बोल वो कॉफी बनाकर लाता और कहता है ये लो। विंग कहता है आप बहुत अच्छे हो गगा। उसके बाद विंग वो कॉफी लेकर ऐसे ला 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 गाना गुनगुनाते जा रहा था, जहाँ पे मिंग जाओ अपने गुस्से भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहता है जाओ 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 लिटिल वी, पागल विंग, आज के बाद तुम्हारी दुर्गति नहीं हुई तो मेरा नाम नहीं, जिस तरह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। हाँ मैं वो सब कुछ। हर इतना बोल कर वो बस विंग को घूर कर देख रहा होता है, जहाँ पे विंग अंदर आते ही कहता है अंकल अंकल ये आपके लिए है। तो वांग जी कहता है ये क्या है विंग? विंग कहता है कॉफी, आपको पीना नहीं है? पी जाओ पी जाओ पी जाओ पी जाओ। वांग जी उसे लेता और कहता है वहाँ रख दो। विंग कहता है नहीं ना,
पीने के लिए लाया हूँ तो पी जाओ ना। अगर आप नहीं पियोगे वहाँ रख दोगे तो फिर वो वैसे ही रह जाएगा और फिर बाद में आप पियोगे नहीं और मुझे बहुत बुरा लगेगा और आप मुझसे प्यार भी नहीं करते। थोड़ी देर पहले मुझे भगा दिया था ना आपने। अंग जी उसकी बातों को सुनते हुए कहता है, हाँ, निडल भाई यहाँ लेकर आओ, ठीक है ना? विंग कहता है ये और उसे दे देता है, जहाँ पे अंग जी उस कॉफी को दिखाते हुए कहता है, ये देखो मैं पी रहा हूँ। विंग कहता है, पी जाओ सारा पी जाओ। फिर वांग जी उसे सिप सिप करके पी जाता है, आधा से ज्यादा पीकर जैसे ही रखता है, विंग फट जाते हुए कहता है, पी जाओ ना। वांग जी कहता है, ठीक है बाबा ठीक है, पी जाता हूँ मैं। इतना बोलकर वो पी जाता है। पी जाने के बाद वांग जी वो कप रख देता है, जहाँ पे विंग उस कप को ऐसे घूर घूर कर देख रहा होता है और कहता है, पी गए ना? अब कैसा लग रहा है? वांग जी कहता है, कुछ लगना चाहिए था क्या? विंग कहता है, होगा नहीं तो बोला था, वो तो जल्दी काम करेगा, पर कुछ हो क्यों नहीं रहा है? फिर वो कहता है, हम सोने चले? वांग जी कहता है, हाँ, तुम्हें सोना है? विंग कहता है, मुझे सोना है। वांग जी कहता है, खाना भी नहीं खाए हो, तुम सोना चाहते हो? विंग कहता है, मैं सोना चाहता हूँ, हम सोने चले? वांग जी कहता है, रुको खाना खा कर आते हैं। तो विंग कहता है, नहीं ना, मुझे सोना है। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं बोल दूँ। इतना बोल दरवाजा खोल के बाहर आते ही कहता है, बतला अंकल, मेरा खाना रहने दीजिएगा, मैं बाद में खा लूंगा, ठीक है ना? अहिं को नींद आ रही है तो मैं उसे सुला देता हूँ। तो कह देता है, ठीक है सर। इतना बोल कर वो वहाँ से खाना बनाने वापस चला जाता है, जहाँ पे मीन गया ये सुनकर एक क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, अब आएगा मजा। हंग जी दरवाजा बंद कर विंग को लेकर बेड पर आता है, जहाँ पे उसे वो ठुक ठुक के सुला रहा होता है, जहाँ पे विंग बस उसे ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा था। हंग जी कहता है, कोई बात है लिटिल वे? विंग कहता है, "उहुं, कुछ नहीं।" वांग जी उसके बाद कहता है, हाँ ठीक है रुको, मुझे गर्मी जैसा लग रहा है, मैं पंखा का वोल्टेज ना ज़्यादा करता हूँ। इतना बोल वो जैसे उठता है, चक्कर जैसे विंग वांग जी को फील होना स्टार्ट हो गया था। विंग कहता है, लगता है हो गया, असर हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। वांग जी फिर भी पंखा का वोल्टेज तेज करके आके लेटता है और शट खोल देता है। उससे बहुत तेज गर्मी आ रही थी, बहुत तेज। विंग अब जो कि उसे अपना काम करना था, विंग कहता है, मुझे मुझे आपके पास आके सोना है। वांग जी कहता है, आओ। इतना बोल वांग जी विंग को बाहों में ले लेता है। देखिए विंग भले ही एज वाइज बड़ा हो गया था, पर दिमाग वाइज वो बच्चा ही था। तो वांग जी उसे बच्चा समझकर अपने पास बुला लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे पूरा ऐसे टैप टैप कर रहा होता है, जहाँ पे विंग उसके बैक को ना ऐसे धीरे धीरे सोप करने लगा था। वांग जी जो कि उस दवाई की वजह से अराउज हो रहा था, उसके अंदर इरेक्शन होना स्टार्ट हो गया था। वो बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील कर रहा था, धीरे धीरे टाइटनेस होती जा रही थी, ब्रीदिंग हैवी हो रही थी। वो धीरे से विंग को लिटा देता है और अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वॉशरूम चला जाता है। वो बहुत देर तक वहाँ पे खड़ा रहता है ठंडे पानी के नीचे, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक, पर उसके बावजूद भी उसकी बॉडी नॉर्मल नहीं हो रही थी। लास्ट में वांग जी जो कि पूरा क्लोथ उतार चुका था, जैसे ही बाहर आता है वो सोते हुए विंग को देखता है और खुद को 2 थप्पड़ मारते हुए कहता है, क्या सोच रहा हूँ मैं, सोच क्या रहा हूँ मैं, मुझे ये नहीं करना है। इतना बोल वो वापस से अपने ही हाथों को कस के काट लेता है, लेकिन ये दवाई इतना स्ट्रांग था। 2.5 घंटे हो चुके थे, वांग जी बहुत स्ट्रगल कर रहा था। अब वो दवाई पूरे पीक पे थी, आंखें लाल हो चुकी थी और वांग जी लाइक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट कर रहा था। वो अपने पूरे हाथ पे बॉडी पे हर जगह कट लगा चुका था ताकि ब्लडिंग जाए तो दवाई का असर कम हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। 3 घंटे होने के थे और ऑलमोस्ट वांग जी जो कि अब अपनी सेल्फ डिज़ायर को भूल चुका था, वो धीरे-धीरे करके विंग के पास बढ़ता है, विंग को देखता है और उसकी टाँगों को खींचता है, जिसके बाद विंग कहता है, "क्या कर रहे हैं अंकल?" वांग जी जो कि उसे देखते हुए कहता है, "ख्वाब में क्या था?" हाँ, विंग कहता है, "मुझे नहीं पता।" पर वांग जी इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, वो बार-बार रुक रहा था और खुद से कह रहा था, "ये ये नहीं कर सकते तुम, वो मर जाएगा। रोको खुद को, रोको प्लीज़।" वो कितनी बार उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डिज़ायर जो कि इतने ज़्यादा अनकंट्रोल हो रहे थे, लास्ट में वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे मसलना स्टार्ट कर देता है। विंग को बिना टाइम दिए उसे पीछे पलट देता है और अपने आप को उसके इनसाइड इन कर देता है। वांग जी को पता है कि विंग स्पेशल चाइल्ड है, उसे कान से कम सुनाई देता है और साथ में उसकी बॉडी जो कि ये एक मेल प्रेगनेंसी होने वाली है,
तो वो बेबी कंसीव कर सकता है। ये सारी बातें सोचते हुए वांग जी बहुत बार खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड वो उसके ऊपर था और उसे बैक से पलट के उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग को लग रहा था ये सभी चीज़ें मस्ती में होने वाली है, लेकिन विंग उसके नीचे बहुत बुरी हालत में था। वांग जी जो कि उस दवाई का असर 4 घंटे हो चुके थे, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी लगातार 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 विंग को तोड़े जा रहा था, तोड़े जा रहा था, तोड़े जा रहा था। विंग चिल्लाने की कोशिश कर रहा था तो वांग जी उसकी माउथ में फिंगर डाल देता था और वापस से शुरू हो जाता था। ऑलमोस्ट 4-5 राउंड कंप्लीट करने के बाद वांग जी अब जाकर नॉर्मल हुआ था। उसके बाद जैसे ही उसे होश आता है, वो विंग को देखता है और अपने आप को देखता है। वांग जी हड़बड़ा कर उठ जाता है और उसे इतना गिल्ट फील हो रहा था, वो खुद को थप्पड़ मारता है बहुत बार और कहता है, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया। जल्दी जल्दी से अपने कपड़ों को पहनता है, विंग को साफ करते हुए उसे उठाता है। विंग 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 जो कि हालाँकि बॉडी उसकी झेलने लायक हो चुकी थी, लेकिन विंग रोने लगा था और कहता है, आपने मेरे साथ क्या किया?" हंसी कहता है, "मैंने नहीं किया बाबा, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। तो तुम ठीक हो?" विंग कहता है, "द द द दर्द हो रहा है, यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है।" हंसी कहता है, "हाँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ।" ये बोलकर हंसी कहता है, "नहीं, अगर मैं डॉक्टर को बुलाऊँगा तो क्या जवाब दूँगा? ये क्या कर रहा हूँ मैं?" आह! वांग जी जो कि इतना गिल्ट फील कर रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो जांग छिंग को कॉल करता है। जांग छिंग जो कि उसी के ऑलमोस्ट उससे छोटा सा थोड़ा सा, लेकिन वो डॉक्टर था मिलिट्री में ही। वो उसे कॉल करता है और उसे आने के लिए बोलता है। इतना रात में जब घर में डॉक्टर आता है तो सीजन मिंगिया उसे कहता है, क्या हुआ है, वांग जी की तबीयत खराब है क्या? मिंगिया कहता है, पता नहीं, वो तो ऊपर से आने के बाद ही पता चलेगा। सीजन जब ऊपर रूम में आता है, विंग को देखता है, उसे दवाई देकर सुई देकर सुला दिया जाता है। वांग जी विंग से कहता सॉरी वांग जी जियांगजेन से कहता है, वो ठीक तो है ना? जियांगजेन कहता है, हाँ, सुला तो दिया है, दर्द इससे कम हो जाएगा, लेकिन ये क्या किया आपने? सो तो वांग जी कहता है, मुझे चेक करो, क्योंकि मुझे लगता है उस कॉफ़ी में कुछ था। अचानक से इतना ज़्यादा रिएक्शन होना आम बात नहीं है। वो रहा कॉफ़ी। कहता है, ठीक है, मैं इसे लेके जाता हूँ। पर ये कॉफ़ी क्या ये लेके आया था? कहता है, पर इसे खाना बनाने नहीं आता है। मैं नीचे जाके पूछता हूँ, इतना बोलकर और वो नीचे आता है, जहाँ पे वांग जी नीचे आते ही सबसे पहले पूछता है, कॉफ़ी किसने बनाया था? तो जो खाना बनाने वाला जो बटलर था वो बोलता है, कॉफ़ी तो मैंने बनाई थी। तो वांग जी कहता है, उसमें क्या मिलाया था? अब बटलर अंकल कहता है, बाबा मैंने कुछ नहीं मिलाया था, सच कह रहा हूँ। वांग जी कहता है, मैंने पूछा क्या मिलाया था? बटलर अंकल ने जो कि कुछ नहीं मिलाया था, ये सारा कारनामा तो मिंग्याओ ने किया था। लेकिन ना चाहते हुए भी वांग जी उस बटलर अंकल को वहां से निकाल देता है। मिंग्याओ जो कि फंसते फंसते बच गया था। सीचन मिंग्याओ को घूर कर देख रहा था। न जाने क्यों सीचन को मिंग्याओ से एक अलग ही वाइब्स आती थी। सीचन सॉरी जियांगजिंग जियांगजिंग ना वांग जी से कहता है, वांग जी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और ने ऐसा कुछ किया हो। तो वांग जी कहता है, क्या कहना चाहते हो अजय, कौन करेगा ऐसी हरकतें, और मैंने सोचा नहीं था कि बटलर अंकल ऐसा कुछ करेंगे। उसके बाद जियांगजिंग कहता है, काम डाउन सर, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सीचन कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, मुझसे गलती हो गई है, नहीं मुझसे गुनाह हुआ है। तो फिर कहते हुआ क्या, बताओ तो। वांग जी कहता है, उस कॉफ़ी में इरेक्शन की दवाई मिलाई गई थी और जब मैं वो लिया तो मैंने विंग को हार्म कर दिया। सीचन उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और वो चिल्लाते हुए कहता, वांग जी ये क्या बोल रहे हो? वांग जी कहता है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, कम से कम 2-2.5 घंटे तक, लेकिन उसे देखने के बाद मैं वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए काका, मैं जानता हूँ आप चाहे तो मुझे जो सज़ा देना चाहे मैं। सीजन कहते हैं, मैं कौन होता हूँ तुम्हें सजा देने वाला, लेकिन तुम जानते हो ना वो छोटा सा बच्चा है, उसके मन पे क्या बीत रही होगी। मंगजी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है उसके सामने जाने से, मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। जहाँ पे मिंग याओ भांगजी को देखते हुए क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता था तुम खुद को रोक ही लोगे, कम से कम 2-3 घंटे, इसलिए तो मैंने डोज बढ़ा दिया था।
अगर मैं नहीं बढ़ाता तो तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। अब कैसा लग रहा है तुम दोनों भाइयों को बीच में लड़ते हुए देख करके बताओ। हम्म। जहाँ पर सीजन चिल्लाते हुए कहता, वांग जी तुमने बहुत बड़ी गलती की है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुम उसका फायदा उठा रहे हो। हाँ। वांग जी कहता है, काका मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन लेकिन न जाने कैसे हो गया। मुझे उस वक्त कुछ सोच ही नहीं रहा था बिन के अलावा, और हाँ, मैंने उसे हार्म कर दिया। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सीजन कहते हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें खुद को सजा देना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें। वंग जी कहता है, सही कहा आपने, सही कहा। अब चूंकि वंग जी ये सब कुछ कर चुका था, लेकिन पछतावा के आगे वो बस बेबस हुआ पड़ा था। वो बाहर जाता है और खुद को कोड़े लगाना स्टार्ट करता है। इसका पूरा बैक लहू-लुहान हो गया था, लेकिन फिर भी बस बार-बार सोचते हुए खुद को मारे जा रहा था, मारे जा रहा था। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था और वांग जी ऑलमोस्ट बेहोश होकर गार्डन में गिरा पड़ा था, जहाँ पे मींगा सीजन से कहता है, वो बेहोश हो गया है। सीजन कहते हैं, वैसे ही रहने दो उसे, उसे भी उस दर्द का एहसास होना चाहिए जो उसके साथ वो करके आया है। ये बोलकर वो नौकरों को ऑर्डर देता है कि जाओ उसके ऊपर नमक छिड़क कर आओ। सीजन इतना सख्त थे, लेकिन ऑर्डर तो ऑर्डर था। 2 सर्वेंट्स जो कि और थे घर में, वो थोड़ा-सा नमक ले जाकर वांग जी के पूरे पीठ पे मल के आ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी घास को ऐसे खींचते हुए चिल्ला पड़ा था, जहाँ पे कहता है, आई एम सो सॉरी सर, पर सीजन सर का ऑर्डर है। वांग जी कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। जहाँ पे वांग जी बस अपने हाथों को टाइट किए हुए था और बस दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा तकलीफ, जहाँ पे वांग जी बस खुद को उस आत्मग्लानि से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन की आत्मग्लानि से आप कैसे बच जाओगे? वांग जी ऑलमोस्ट पूरी रात वैसे ही गार्डन में पड़ा रहा, एक मरे हुए बेजान मुर्दे की तरह। सुबह में जब वो उठता है, बहुत ही गंदा मैसी हालत में था। वो बाहर ही पाइप रखा हुआ था, उसे नहा लेता है खुद को ही, और उसके बाद सर्वेंट्स उसे टॉवल्स देते हैं, जिसे वो पोंछ कर बॉडी और ऊपर रूम में जाने लगा था। जहाँ पे उसके हाथ काँप रहे थे डोर ओपन करने में। जब वो डोर ओपन करता है, तो विंग उठ के बैठा हुआ था और रो रहा था। वांग जी को हालत देखने के बाद विंग रोते-रोते कहता है, आपको क्या हुआ है? आप आप कहाँ थे? वांग जी कहता है उसके पास आते हुए, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने गलत किया ना तुम्हारे साथ। मैं तुम मुझे सूट कर दो। मैं 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 तुम्हारे बाबा को भी नहीं बचा पाया, और अब मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी लेने लायक नहीं हूँ। मुझे मार डालो विंग। इतना बोल अपना रिवॉल्वर विंग के हाथ में दे देता है, एंड देन अपने माथे पे लगाते हुए कहता है, शूट मी, प्लीज़ मुझे मार डालो। इस पश्चाताप से मुझे मुक्त करो विंग। विंग कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप मर जाएँगे तो मेरा क्या होगा? आपने सोचा है मैं क्या करूँगा? वांग जी कहता है, कल रात को जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें दर्द दिया ना, मुझे मुझे तुम्हें दर्द नहीं देना चाहिए था। मुझे कोई अधिकार नहीं है तुम्हें दर्द देने का। विंग कहता है, मैंने देखा था उसमें ऐसा ही दिखा रहा था, तो मुझे बेबी होगा ना? वांग जी उसे बस देख रहा था। उसकी आँखों में आँसू था और वांग जी की आँखों में भी आँसू था। कहता, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, अब तो मुझे बेबी होगा ना? सच में बहुत दर्द हो रहा था मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा। अब बेबी हो रहा है, पर मुझे बेबी बेबी होगा ना? पक्षी कहता है, विंग तुम बेबी क्यों चाहिए? विंग कहता है, क्योंकि आ, आप नहीं रहते हो ना, तो मुझे अकेले मन नहीं लगता, और और मैं बेबी के साथ खेलना चाहता हूँ। मुझे बेबी बेबी के लिए आपने बोला कि आप शादी नहीं करोगे, तो मैं क्या करता? मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता था ऐसा ऐसा कुछ होगा, पर बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी उसे गले लगा लेता और कहता है, मुझे मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें कैसे पता? विंग कहता है, वो टीवी में दिखा रहे थे ना, तो मैंने देखा था। वांग जी उसे बस हाँ करके देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था,
कि ये सब क्या देख रहा है ये? इसे पूरी तरह समझ में नहीं आया और जो देखा उसे क्या ही समझ लिया ये। वांग जी उसे कहता है, तुम बेबी नहीं ले सकते अभी, है ना? तुम्हें बेबी नहीं लेना है, तुम नहीं हैंडल कर पाओगे। विंग कहता है, मुझे चाहिए था और और और, और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जी कहता है, ये क्या नादानी है, बताओ, तुमने मुझे आदमी से हैवान बना दिया। हाइंग, और अब मैं क्या बोलूँ? वांग जी उसके पास बस बैठा हुआ था, जहाँ पे विंग बस सुबक-सुबक के रो रहा था और वांग जी उसे शोल्डर से पकड़े हुए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। बाद में वो विंग को लेकर नीचे आता है, जहाँ पे विंग का पेन बहुत कम हो गया था। तीजन उसे देखते हुए वांग जी को एकदम गुस्से से घूर कर देख रहा था और कहता है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, समझे तो? जहाँ पे तीजन को पता नहीं है कि विंग प्रेग्नेंट हो सकता है, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स वांग जी ने पढ़ी थी और ये भी था। वांग जी कहता है, मैं मुझे ट्रेनिंग के लिए एक 2-3 मंथ के लिए जाना होगा, तो मैं चाहता हूँ, इतना बोल वांग जी विंग को वहीं पे रख देता है, जहाँ पे सब लोग साथ में खाना वगैरह खाते हैं। और शाम के टाइम पे वांग जी अपना सारा सामान लेके चला गया था। तो वांग जी को जाते हुए देखकर विंग रोते हुए कहता है, अंकल, वांग जी अंकल क्यों चले गए? सीजन कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग है ना, वो आते जाते रहते हैं ना, तुम्हें तो पता है आइंग। विंग कहता है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता था। वांग जी, जल्दी ही आ जाएगा आइंग, इसलिए तुम निराश मत हो, ये बोलकर सीजन विंग को ना ढांढस बंधाते हैं। लेकिन विंग रोते रोते अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पे जो मिंग्यो था वो कहता है, आप रहने दीजिए, मैं उससे बात करता हूँ, ये बोलकर और वो उसे जाता है उसे शांत कराने के लिए। विंग जो कि अपने कमरे में आकर के बहुत ही ज़्यादा उदास हुआ पड़ा था, मिंग्यो पहले तो उसकी डोर पर आकर नॉक करता है, जहाँ पे दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। विंग वांग जी के बेड पे ना टमी के बल लेटा हुआ था। मिंग्यो उसे देखकर उसे बहुत खुशी मिल रही थी। वो अपने टमी के ऊपर हाथ चला रहा था एंड देन अंदर आ जाता है। आने के बाद विंग से कहता है, आइंग, लिटिल वी, लिटिल वी, लिटिल वी। पर विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, उल्टा वो और पीठ और मुंह घुमा के सो जाता है, जिससे कि मिंग्यो थोड़ा सा चिढ़ जाता है और कहता है, लिटिल वी, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो बेबी कैसे आएंगे? अगर इस हालत में सोओगे तो बेबी पक्का नहीं आएंगे। विंग फट से उठ के बैठ जाता है और कहता है, फिर कैसे कैसे मुझे सोना चाहिए और कैसे बैठना चाहिए? तो मिंग्या उसे कहता है, पागल कहीं का, इतनी भी अकल नहीं है इसमें। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, लिटिल वी, किसी को मत बताना कि ये सब कुछ मैंने किया है ना? विंग कहता है, हाँ हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? तो मिंग्या उसे कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, ठीक है ना? मैं तुम्हें जो भी खाने के लिए दो, जो भी पीने के लिए दो, वो तुम पी लोगे ना? तो वो कहता है, मैं पी लूँगा, उसके बाद मैं और मेरा बेबी ठीक रहेंगे ना? तो कहता है, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे, ये बोलकर मिंग्या उसे कहता है, नीचे चलो। विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है, चलिए चलिए चलते हैं। इतना बोल वो उसके पीछे पीछे ऐसे ना झूलते हुए आ रहा था। तो मिंग्या कहता है, इतनी ज़्यादा तेज तेज नहीं चलना होता है। तो कहता है, ठीक है। मिंग्या उसे देखता है और कहता है, जब कोई अपना किसी को खोता है ना, तब जाकर किसी और के दर्द का एहसास होता है। ये बोलकर वो फिर से क्रीपी स्माइल करते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ पे विंग आकर टेबल पे बैठ गया था और कहता है, भूख लगी है, खाना दो खाना दो खाना दो। तो जो दूसरे सर्वेंट्स थे वो उसके खाना लगा के चले जाते हैं। सीचन मिंगाओ को देखते हुए कहता है, याओ, वो मान कैसे गया? तो मिंगाओ कहता है, बस ऐसे ही मान गया, सब आपकी तरह थोड़ी होते हैं, जिन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं होता है। चलिए खाने चलते हैं। जहाँ पे सीचन बस उसे देख रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता है। थोड़ी देर बाद जो मिंगाओ था वो आकर के बैठ गया हुआ था और तीनों मिलकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, जहाँ पे मिंग विंग की केयर कर रहा था। 3.25 मंथ हो चुका था, जहाँ पे विंग को अब मॉर्निंग के टाइम पे हल्का फुल्का वोमिटिंग वगैरह हो रहा था। लेकिन जैसा कि मिंग्याओ ने बोला था, किसी को नहीं बताना और घर में सीचन के अलावा कोई और नहीं था। दैट्स वाई विंग किसी और को बता भी नहीं रहा था। धीरे धीरे करके वो कमज़ोर हो रहा था, क्योंकि वो खाना जो भी खाता वो वॉमिट करके निकाल देता।
मिंगा उसकी हिफाजत करने के लिए बिल्कुल नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। ना ही देखने के लिए, ना ही पलट कर, बस उसे आता चढ़ा के चला जाता कि ऐसे मत करना, वैसे मत बैठना, किसी को मत बताना, किसी से कुछ मत कहना, ये सभी चीज़ें बोल के चला जाता। विंग जिसकी हालत दिन पर दिन और ज़्यादा खराब 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 होता जा रहा था, और वो बस रोता रहता था क्योंकि वांगजी के जाने के बाद उसके लिए कोई लेटर नहीं आया था। वांगजी ने फ़ोन करके कभी विंग से उसकी हाल-चाल नहीं पूछा था क्योंकि वांगजी खुद अपने गिल्ट में जी रहा था और एक इनोसेंट सा बच्चा यहाँ पे ना जाने किस सपने को पूरा करने में लगा हुआ था। ऐसे करते हुए 3.25 मंथ बीत चुके थे और विंग जब खड़ा होने की हालत में भी नहीं था। वो धीरे-धीरे करके जैसे-तैसे करके नीचे आता है क्योंकि उसे भूख लगा हुआ था। सी-चैन उस वक़्त नहीं था और वो ट्रेनिंग ग्राउंड पे थे। बिंग जैसे ही ऊपर से नीचे स्टेयर से होकर आने वाला था कि वो फट से ऊपर से ही सीधे नीचे धन-धना कर गिरता है, जिसके बाद उसे पीठ के बल गिरा था। टमी में चोट लगती है, सर में चोट लगती है, हाथ छिल गए थे और ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गया था। सर्वेंट्स जब ये देखते हैं तो मिंगा को बुलाने के लिए जाते हैं, जहाँ पे मिंगा गार्डन में पौधों को पानी दे रहा था। सर्वेंट जाकर बोलते हैं, यंग मास्टर स्टेयर से गिर गए हैं। मिंगयाओ कहता है, ठीक है, थोड़ी देर बाद डॉक्टर को बुला लेना, वो मर नहीं जाएगा, थोड़े से हाथ पैर में चोट लगे हैं और कुछ नहीं। सविन को आश्चर्य हो रहा था लेकिन वो क्या कर सकता था, दैट्स वाई वो ऐसा ही करता है। 10 मिनट बाद वो डॉक्टर को कॉल कर देता है, जहाँ पे दूसरा डॉक्टर आता है और उसे चेक करता है। ऊपर से उसे ब्लीडिंग हो रही थी तो डॉक्टर को बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिरकार इसे ब्लीडिंग क्यों हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसे जब दवाई देता है तो जो दवाई से रिएक्शन होता है, विंग इतना ज़्यादा तेज चिल्लाने लगा था, इतना तेज चिल्ला रहा था, इतना तेज चिल्ला रहा था। मेंगा उसे शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन विंग को लग रहा था जैसे कि वो मर जाएगा। लड़की भी नहीं था जो कि अलग तरीके से बेबी को बाहर निकाला जा सकता था। अब इसके लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाना था लेकिन मेंगा बस उसके माथे पे पट्टी डाल रहा था और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। सीचन जब घर आता है और आते ही विंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था और चिल्लाते हुए कहता है, मिंगाओ मिंगाओ, विंग क्यों चिल्ला रहा है, विंग को क्या हुआ है, डॉक्टर को बुलाओ। तो मिंगाओ आते हुए कहता है, डॉक्टर आया था, वो सीढ़ी से गिर गया है ना, उसे चोट लगी है इसलिए वो दर्द में चिल्ला रहा है। तो सीजन कहते हैं, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे कॉल करके बताना जरूरी नहीं समझा। इतना बोल वो खुद हड़बड़ाते हुए जाता है लैंडलाइन पे जियांगचेंग को कॉल करता है एंड देन उसे आने के लिए बोलता है। जियांगचेंग आनन फानन में अपना सारा सामान लेकर के वहां आता है। आने के साथ ही वो जब विंग की चिल्लाने की वॉइस सुनता है, सीचन से बिना बात किए ऊपर कमरे की तरफ भागता है, जहाँ पे वो पहले विंग की हालत देखता है क्योंकि विंग पसीने से लथपथ था, ऐसे चीख रहा था जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे औरतें चिल्लाती है उसे। सबको बाहर भेजने के बाद विंग को वो शांत करने के लिए उसे बेहोश कर देता है और उसे चेक करता है। कोई सिम्टम्स कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था लेकिन उसे अजीब सा एहसास होता है। वो ब्लीडिंग चेक करने के लिए जब उसके कपड़े उतार कर उसे देखता है, वो शॉक था। ना चाहते हुए भी उसे फिटस को बाहर निकालने के लिए उसे छोटा सा सीजर प्रोसेस करना पड़ता है। जियांगचेंग अकेले था बट फिर भी विंग की जान बचाना बहुत ज़रूरी था। वो पूरा प्रोसेसिंग करने के दौरान ही उस फिटस को बाहर निकाल देता है और फिर वापस से स्टिच करके उसे सुला देता है। अब वो अपने सामने में उस छोटे से फिटस को देख रहा था क्योंकि 3 मंथ का फिटस बस छोटा सा मुट्ठी भर का दाना होता है, ठीक है। तो वो उसे नीचे लेकर आता है और कहता है, ये देखो, ये सब क्या है, मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा। वो छोटा बच्चे के साथ किसी ने इतना गलत कर दिया और किसी को खबर तक नहीं है। सीचेन जब ये देखता है तो पहले तो वो शॉक था और कहता है, ये क्या है, क्या वो प्रेग्नेंट था। तो वो कहता है, हाँ वो प्रेग्नेंट था और ये मैक्सिमम 2.5-3 मंथ का लग रहा है। तो मुझे कोई बताएगा, इतने टाइम से वो ये सभी चीज़ें झेल रहा है और किसी को कोई खबर तक नहीं है। मिंग और जैसे ही ये बोलता है तो कहता है, सीचन जब बोलता है तो जियांगचेंग जब बोलता है तो मिंगा उसे कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है आपको। सीचन कहता है, तुम चुप रहो, तुम हमेशा विंग के साथ में थे ना, तुम्हें कैसे पता नहीं चला। हाँ, मिंगा कहता है, मुझे कैसे पता होगा। तो सीचन कहता है, तुम्हें पता था ना कि वांगजी ने क्या किया था उसके साथ, उसके बावजूद भी तुम्हें नहीं पता है कि क्या हुआ था। कुछ तो सिम्टम्स दिखे होंगे ना, कुछ तो अलग हुआ होगा ना। मिंगा कहता है, मुझे नहीं पता जी। सीचन कहते हैं, तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। और वो कहता है, क्या वो ठीक है। चंगजिंग कहता है, मुझे नहीं पता इसका उसके दिमागी हालत पर क्या असर करेगा, वो तो बाद में पता चलेगा। और वैसे भी उसे सर पे चोट लगी है, वो वायलेंस हो सकता है, इरिटेट हो सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। इतना बोलना हुआ ही था तो सीचन अपना सर पकड़ लेते हैं। झंगचिंग कहता है, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए,
पर क्या ये सब कुछ जानते बूझते हुआ था? सीजन कहता है नहीं, ये सब अनजाने में हुआ था और हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जंगजिंग कहता खैर हमने दवाई दे दिया है और इतना बोलकर उसे ढांढस बंधाते हुए वहां से चला जाता है। सीजन जंगजिंग के जाने के बाद मिंगिया को कहता फटकार लगाते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सारी चीजें छुपा कर रखने की? हाँ बोलो। मिंगिया कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता था, मैं अनजान था। सीजन कहता है तुम्हें सब पता था है ना? तुम आखिर चाहते क्या हो मिंगिया? बोलो, हर बात पर ताना देना, खुद को दोषी करार समझना, वो मेरी गलती नहीं थी कि तुम बच्चा कंसीव नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बॉडी में उतनी क्षमता ही नहीं है, तो फिर तुम क्यों क्यों छोटे से बच्चे को इन सब में खींच रहे हो? बोलो। मिंगिया कहता है आप गलत समझ रहे हैं और आप मुझे हर्ट भी कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैं विंग को अपना बच्चा समझता हूँ। इतना बोल मिंगिया वहां से गुस्से के मारे चला जाता है, जहाँ पे सीचन ना चाहते हुए भी लास्ट में वो वांग जी को कॉल करता है। वांग जी जो कि उस समय अपने ही ऑफिस में बैठा हुआ किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहा था, कॉल उठा दे कहता हेलो। सीजन कहता है तुम्हें घर आना चाहिए। वांग जी कहता है लेकिन क्या हुआ है? सीजन कहते हैं विंग का बेबी खत्म हो गया। ये सुनना हुआ ही था कि उसके हाथ से फोन गिर जाता है और वांग जी अलग ही शॉक था। वो कैसे भूल गया कि उसने ऐसा किया और विंग जो कि स्पेशल चाइल्ड है और वो ऐसा कंसीव कर सकता है, फिर भी वो उसे छोड़कर अपनी गिल्ट को बस दबाने के लिए वहां से भाग आया था। वांग जी आनन फानन में वहां से निकलता है। अब आने में उसे 2-3 दिन लगने वाले थे। इधर जो विंग था उस दिन पूरी रात सोया हुआ था, अगले दिन भी दोपहर तक सो रहा था। जियांगजिंग दोबारा आकर उसे चेक करके चले जाते हैं, मतलब नीचे आते हैं तो सीजन उसे पूछते हैं क्या हुआ, उसे होश क्यों नहीं आया? तो कहता है पता नहीं उसे होश क्यों नहीं आया, आ जाना चाहिए था, कहीं वो कोमा में तो नहीं चला गया ना? जामसिंग कहता है नहीं नहीं, अगर वो कोमा में होता तो हमें पता होता, वो कोमा में नहीं है। और दूसरी बात ये कि आ, अब तो होश में आने के बाद ही उसकी कंडीशन पता चलेगी, पर ब्लड बहुत लॉस हुआ है और साथ में उसने अपना बच्चा भी खो दिया है, ये सुनना हुआ ही था। तो विंग जो कि पीछे खड़ा होकर के गेट के पास से ये सारी बातें सुन रहा था, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे चक्कर जैसा आ रहा था। जियांगजिंग के चेक करके चले जाने के साथ ही उसकी आंखें खुल गई थी और वो उठ के बैठ गया था। वो पूछना चाहता था कि उसकी बेबी का क्या हुआ, इसलिए वो जियांगजिंग को पीछे आया था, लेकिन जब उसने सुना और अपने टमी पे हाथ रखा, वो दरवाज़ा बंद करके मिरर के सामने आकर खड़ा होते हुए मिरर में खुद को ही अजीब नज़रों से घूर कर देख रहा था और टमी पे हाथ डालते हुए कहता है कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, मैं क्या करूँ अब, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इतना बोल कर विंग अपने आप को उसी मिरर पे खट से दे मारता है। जैसे ही ठन जन मतलब सीधा होता है ना, छन से आवाज होती है, सब लोग ऊपर भाग कर आते हैं और सीचन को भी जो एक सर्वेंट था वो लेकर ऊपर आता है। आने के साथ ही जब उसे चेक किया जाता है तो विंग जो था वो मिरर के ऊपर सोया हुआ था, क्योंकि सारा टूट के बिखरा हुआ था और विंग उसी पे था। जांगजंग आती कहता है लिटिल बी यंग मास्टर, लेकिन विंग कहता है मेरा बच्चा वो नहीं है। मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। जब जब अंकल आएंगे तो मैं क्या बोलूँगा? बोलो, मैं क्या दिखाऊंगा, मैं क्या दिखाऊंगा, मुझे बताओ। मैं मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा, बताओ मुझे। जांगजिंग जल्दी जल्दी उसे लिटा देता है। जहाँ पे विंग अनस्टेबल हो रहा था, वो सबको मारने लगा था। वो जांगजिंग को धक्का दे रहा था, मिंगियो को धक्का दे रहा था, सिजन की बात नहीं सुन रहा था, सर्वेंट लोग उसका हाथ पकड़ रहे थे, उन सबको धक्का दे रहा था और बोल रहा था मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा वापस दो, मुझे 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 मेरा बच्चा वापस दो, मुझे मेरा बच्चा वापस दो, मुझे मेरा बच्चा वापस दो मुझे। और ऐसे कर रहा होता है, जहाँ पे उसके हाथ पैर को बांध देने के बाद जांगजिंग उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो वहां से नीचे आ जाते हैं। सबको थोड़ा थोड़ा विंग ने ना नोच उच डाला हुआ था, सब लोग अपने अपने हाथों को देख रहे होते हैं। जहाँ पे जांगजिंग कहता है ये तो वायलेंस हो रहा है, अब हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। सीचेन कहते हैं इसका कोई उपाय? कहता है उसे अगर ऐसी हालत रही तो उसे मनोरोगों के अस्पताल में डाल देना होगा, जहाँ पे आपको भी पता है कि पेशेंट के साथ क्या होता है। मिंग्यो सामने आते हुए कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा लिटिल भी सही है, वो पागल नहीं है, आप ऐसा उसे पागल कैसे बोल सकते हैं? जहाँ पे सीजन चिल्लाते कहता है याओ,
किसने कहा कि वी पागल है? हाँ, तुम जानती भी हो, अगर वांग जी ने सुना होता तो तुम जिंदा नहीं होते। समझ जाना, दोबारा ये वर्ड बाहर आना नहीं चाहिए। तो मिंग कहता है, मुझे माफ कर दीजिए जी। जहाँ पे जियांग कहता है, क्या मार्शल को पता नहीं है? जो कहता है, वो आता ही होगा, आने में 3 दिन लगेंगे ना, सुबह तक वो आ जाएगा। तो कहता, ठीक है, मैं चाहता हूँ, अगर कुछ ऐसी बात हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे सी चैन मिंगो को घूर कर देख रहे थे। फिर वो एक नंबर को डायल करते हैं और कहते हैं, आपके पास कोई सिलिकॉन बेबी है तो आप मुझे लाकर देंगे? तो कहता, क्यों? बस छोटा सा बेबी चाहिए, लाकर दे दीजिए। कहता, ठीक है, आने में 6 घंटे लगेंगे सर। तो सी चैन कहता है, कोई बात नहीं। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। जहाँ पे अभी वो लोग तांजियान में रह रहे थे, दैट्स वाई बीजिंग से आने में टाइम लगने वाला था। रात के 9 बजे के आसपास उसे डिलीवर हो जाता है एक सिलिकॉन बेबी का, जो कि आदमी के बच्चे के जैसा लगता रहता है। तो जो हमारा सीजन था उस बेबी को लेकर के ऊपर चलने के लिए बोलता है सर्वेंट को। तो वो ऊपर आता है धीरे धीरे करके, जहाँ पे भी अभी भी दवाई की वजह से बेहोश होकर के लेटा हुआ था। उस सिलिकॉन बेबी को उसके पास रख देता है और उसे देखते हुए कहता है, खुद इतने छोटे हो लेकिन इतनी छोटी उम्र में बेबी चाहिए, क्या करूँ मैं तुम्हारा? तुम्हारी माँ तुम्हें रखना चाहती थी, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और साथ में मेरा वांगजी भी। अगर उसे कुछ फिर से पता चला कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ है, वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। और ये बोलकर सी चैन वहाँ से आंखों में आंसू लिए हुए नीचे चले आते हैं। लेकिन मिंग याओ इन सभी चीज़ों को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। अगले दिन सुबह, जहाँ पे सी चैन और मिंग याओ नाश्ता करके चुपचाप से सी चैन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिंग याओ विंग को देखने आता है। विंग जब सोया हुआ था तो वो उठता है और अपने बगल में उसे हाथ पड़ता है। जब वो ऐसे देखता है तो छट से उठ जाता है। बगल में एक छोटा सा बेबी सोया हुआ था, जिसे देखकर विंग हंसने लगा था और कहता है, हाँ हाँ, मेरा बाबा, ये मेरा बाबा है। हाँ, ये मेरा बाबा है। इतना बोलकर वो गोद में ले लेता है और उसे खिलाने लगा था। जहाँ पे वो उसे छोटा छोटा ऐसे गुलू 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 कर रहा था और उसको टमी को और हाथों को छू रहा होता है, जहाँ पे वो बहुत खुश हो रहा था। मींगा आते हुए कहता है, तो कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा बाबा? विंग कहता है, ये मेरा वाला बाबा था? तो कहता, ये तुम्हारा वाला बाबा था? तो कहता है, क्या ये मेरे टमी से आया था? तो मींगा कहता है, ये तुम्हारे ही टमी से आया था, बेवकूफ पागल कहीं का, 3 महीने में बच्चे आते हैं क्या? ये बोलकर उसे बस देख रहा होता है। विंग जो कि उस बेबी के साथ खेलने में लगा हुआ था, अब उसे क्या पता कि बेबी का प्रोसीजर क्या होता है, कितने टाइम लगते हैं, कैसे आते। विंग को कुछ पता नहीं था। उसने एक मूवी में देखा, तुरंत तुरंत सारा सीन जा रहा था, तुरंत बेबी भी आ गए थे, तो उसे लगा सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। भाई 3 घंटे की मूवी और एक अच्छी खासी लाइफ अंतर होते हैं ना। तो विंग को कुछ आइडिया नहीं था, तो वो उस बेबी को साथ खेल रहा होता है। जहाँ पे मिंगा कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि बेबी को लेकर वॉक पे चलना चाहिए? तो कहता है, वो ठीक है, चलिए चलते हैं। इतना बोलकर वो लोग खुद तांजियान में रह रहे थे। तांजियान एक हिल स्टेशन टॉप था, ठीक है। उसे लेकर के पीछे वाले जंगल से होते हुए वो एक ऊंची चोटी तक आता है, जहाँ पे मिंगा उसे कहता है, ये बेबी मुझे दे दो, तुम वहाँ बैठो। तो बिंग कहता है, नहीं, मैं बेबी के साथ ही वहाँ पे बैठूंगा। मिंगा कहते हैं, तुम्हें क्यों लगता है पागल कहीं के कि ये तुम्हारा बेबी है? हाँ। बिंग कहता है, आप क्या बोल रहे हैं? तो कहता है, ये बेबी और असली नहीं है, नकली है। बिंग उस बेबी को और कस के चाप लिया हुआ था गले के पास और कहता है, नहीं, ये मेरा बाबा है। मिंगा कहता है, "हाँ, पागल कहीं के, 3 मंथ में बेबी नहीं आते हैं, तुम्हारा बेबी इतना छोटा सा था और वो मर गया। मिंग कहता है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गंदे हैं। मिंगा कहता है, पागल वे कहीं के, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा बेबी मर गया था, मर गया था, मर गया था। विंग कहता है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। इतना बोलकर विंग ना उसे मारने लगा था एक हाथ से। मिंगा उसे धक्का दे देता है, जहाँ पे विंग गिर जाता है और कहता है, दूर रहो, अंकल 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 अंकल, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जहाँ पे मिंगा कहता है, कौन बचाने आएगा तुम्हें? हाँ, कौन बचाने आएगा अगर यहाँ से धक्का दे दो तो? बोलो। अरे ये बच्चा, ये नकली बच्चा जिसे तुम लेकर घूम रहे हो, वो तुम्हारा बच्चा है, इधर दो इसे, इधर दो। इतना बोलकर जैसे बच्चा को छीनने वाला था, मिंगा को धक्का देकर के पीछे पीछे जा रहा था। अब जो कि मिंगा को कोई इरादा नहीं था कि वो मिंग को धक्का दे देगा। खींचातानी में मिंग ना पीछे पीछे जा रहा था। मिंगा उसे चिढ़ाने के लिए उसके पास जा रहा था और उसे बच्चा छीनने की कोशिश कर रहा था। अब हम वापस से आते हैं मेन पहले वाले सीन पे, जहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। जहाँ पे मिंगा उसे चिढ़ाते हुए कहता है, ये बच्चा नकली है, ये सिलिकॉन का बेबी है, इधर दो, इधर दो, ये बच्चा मुझे दे दो, समझे नहीं? तो विंग कहता है, नहीं,
विंग मिंगयाओ से बचने के लिए पीछे पीछे जा रहा था और अचानक से सीधे खाई में ऐसे छलांग लगा देता है। जैसे छलांग लगाता होता है ना कि हाथ से ऐसे छूटता है सब, तो मिंगयाओ उस बेबी को पकड़ लिया हुआ था और उसे विंग को पकड़ने ही वाला था कि विंग सीधे खाई की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो नीचे कूदने ही वाला था कि पीछे से वॉइस आती है, विंग आइंग। और इतना बोलना हुआ ही था कि वांग जी वो भी उसके पीछे ऐसे सीधे उसे पकड़ने के लिए कूद जाता है। विंग जो कि सीधे नीचे लटक रहा होता है, वांग जी उसे पकड़ने के लिए नीचे लटकता है और उसके हाथों को पकड़े हुए था। ऊपर वांग जी को उसका जो उसके साथ जो दो लोग आए हुए थे उसके टांग को पकड़ा हुआ था, जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है, हाँ हाथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना। विंग कहता है, अंकल उसने 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 वांग जी कहता है, शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। यहाँ पे मिंगयाओ इतना ज्यादा डरा हुआ था, वो चुपचाप खड़ा था। इधर वो लोग उसको खींचने में लगे हुए थे, लेकिन फिर से जल्दी जल्दी से रस्सी लेकर आते हैं और वांगजी के कमर में बांधते हैं। वांगजी का हाथ बहुत स्लिपरी हो रहा था। वांगजी कहता है, छोड़ो मुझे, रस्सी खींचो, मुझे उसे ऊपर लेकर आना है। तो वो जो दो लोग थे वो उसे खींच रहे होते। अब दो लोग, वांगजी का भार विंग का भार डबल हो रहा था, जहाँ पे मिंगयाओ भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसे ऊपर खींचने में, जहाँ पे उस सिलिकॉन बेबी को बाहर रख दिया हुआ था। जैसे तैसे करके विंग को वो आधा ऊपर खींचता है, फिर वो ऊपर आकर उसके हाथ को पकड़कर खींच देता है, जहाँ पे विंग को तो ऑलरेडी स्टिच था वो खुल गया था, हाथ पैर पूरे छिल गए हुए थे। वांगजी खुद जख्मी हो गया था, जहाँ पे विंग बदहाल होकर रो रहा था और कहता है, वो बाबा 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 वो बाबा नकली है, उसने बोला बाबा नहीं है, वो मर गया। वांग जी उसे कहता है, घर चलो, आराम से बात करते हैं। इतना बोल वांग जी विंग को गोद में लिए हुए उसे पीछे वाले रास्ते से लेकर आता है पैलेस। जांग चेंग को तब तक बुलाने के लिए भेज दिया हुआ था। जांग चेंग आकर विंग को जब देखता है तो कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कल ही तो मैंने इसका स्टिच किया था और अब फिर से खुल गया। पहले उसको पूरा स्ट्रेच करता है, अच्छे से हाथ पैर में बैंडेज और दवाई लगा कर उसे लिटा देता है, जहाँ पे विंग नॉन स्टॉप रोए जा रहा था। वांग जी विंग से बाद में बात करता, पहले तो मिंगयाओ को गला दबाए हुए था, जहाँ पे सीचन भी बस उसे देख रहे होते हैं। वांग जी जंगचिंग के सामने में ही मिंगयाओ को ऊपर एकदम प्रेस किए हुए था, उसे ऐसा हिला रहा था, ऑलमोस्ट मरने के कगार पे था, चोक हो रहा था वो। फिर उसे नीचे पटकते हुए कहता है, क्यों किया ऐसा, बोलो। मिंगयाओ कहता है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अब हालांकि उसने सच में जानबूझ के नहीं किया था, वो तो बस उसे चिढ़ा रहा था। वांग जी कहता है, ठीक है, जानते बुझते नहीं किया, पर फिर भी क्यों किया। मिंगयाओ कहता है, क्योंकि क्योंकि मुझे उसे जलन होती है, मुझे उसे बहुत ज़्यादा जलन होती है। जब से इस घर में आया हूँ तब से मैंने उसका ख्याल रखा है, तब से मैंने सब कुछ उसको किया है, लेकिन हर कोई उसे ही मानता है और मैं बस सबकी चापलूसी करता रह जाता हूँ। जब मैं बच्चा लेना चाहता था तो तुम्हारे भाई ने कहा कि मैं उस काबिल नहीं हूँ, क्यों। और जब हमने कोशिश की तो मेरा बच्चा मर गया, तो तुम्हें लगता है कि मैं ये सब देखकर खुश होऊंगा। वांग जी दांत पीसते हुए कहता है, तो अपनी जलन और ईर्ष्या के मारे अपने एक बच्चे को जान के पूछते उसकी मौत के मुंह में डाल दिया। वो जानता था इस सभी चीज़ों के बारे में, मतलब कि उस कॉफी में आपने ही वो सब कुछ मिलाया था। मिंगा कुछ नहीं बोल रहा था, वो पागल हुए ना, उसे गला दबाने ही जा रहा था। तो सीजन कहता है, वांग जी इसे मैं सजा दूंगा, छोड़ दो इसे। जहाँ पे वांग जी कहता है, मैं इसे मार दूंगा। तो सीजन कहता है, और मैं भी। मिंग्याओ मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी नफरत में तुम इतना नीचे गिर जाओगे। जहाँ पे मिंग्याओ कहता है, हाँ मैं ही बुरा हूँ, मैं ही बुरा हूँ, लेकिन आप लोगों ने उम्मीद जलाई थी, उसे क्यों ख़त्म कर दिया। इस घर में हम लोगों के अलावा कोई नहीं है, पर आप कभी मुझ पर ध्यान देते हैं, ये जानते हुए भी कि आप अपाहिज हैं। जा, और फिर भी मैंने आपसे शादी करने के बारे में सोचा, मैंने आपको सब कुछ किया, इस घर को संभाला, उस पागल को संभाला, सब कुछ किया। जहाँ पे वांग जी दांत पीसते हुए कहता, पागल किसे बोल रहे हो, हाँ। मींगा चिल्लाते हुए कहता है, ऐसे ऐसे किसी के ऊपर चिल्लाने से सच छुप नहीं जाता, वो पागल था, पागल है, पागल ही रहेगा। वांग जी फिर से उसका गला दबाए हुए था, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट मरने की कगार पे फिर से पहुंच गया था। जहाँ पे जंग से उसे छुड़ाते हुए कहता, छोड़ो उसे, छोड़ो, हम उसे कोर्ट लेके जा रहे हैं, वहीं पर उसका फैसला होगा। तो सीजन कहता, कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं इसे सजा दूंगा। जहाँ पे वांगजी से कहता है, आप नहीं, मैं इसे सजा दूंगा। इतना बोलकर वो अपने दोनों कमांडर को बोलता है, इसे सेल में डालो ले जाकर। जहाँ पे मिंग याओ के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था और वो वहाँ से चला जाता है। सी चैन बहुत ज़्यादा टूट गए थे, तो वांगजी उसे कहता है, गोगो को संभालो जांग चेंग, मैं ऊपर देखता हूँ। जहाँ पे जांग चेंग उसके पास बैठते हुए कहता है, सो आप खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि कितनी बार मींगा ने उसे ये बोल के एहसास करा दिया था कि वो किसी लायक नहीं है, वो अपाहिज है, उसके पैर काम नहीं करते और वो
मतलब मर्द कहलाने के लायक भी नहीं है। इस तरह से बोलना तो किसी भी मर्द को ईगो को हर्ट करता है। दैट्स व्हाई वो बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन बोल सकते हैं इसको, उससे गुजर रहा था, जहाँ पे जांग चंग उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल से कुछ होने वाला था नहीं। वहीं दूसरी तरफ वांगजी ऊपर आता है, जहाँ पे विंग रो रहा था। वांगजी को देखते ही वो उठने ही वाला था, तो वांगजी उसे आता है और कहता है आराम से। विंग उसकी गोद में जाकर बैठ जाता है, रोने लगा था, जहाँ पे वांगजी उसके बालों को केयर्स कर रहा था और बार बार उसे पूछ रहा था तुम ठीक हो ना। विंग रोते हुए कहता है मेरा बाबा मर गया, मेरा बाबा मर गया, मेरा बाबा मर गया। अब तो मैं आपके साथ वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था ना। वांगजी उसे कहता है हाँ क्या हुआ, हाँ तुम हमेशा मेरे प्यारे से बच्चे रहोगे। क्या शादी करने के बाद ही कोई रिश्ता होता है? ऐसे किसी को संभाला रिश्ता नहीं होता है क्या? माना कि हमारे बीच बहुत अजीब सा रिश्ता है, पर मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था वांगजी। विंग, मैं मैं क्यों गया तुम्हें छोड़कर, क्यों चला गया? अगर नहीं जाता तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मैं जानता था कि शायद ये संभावना हो सकती है, फिर मैं क्यों मुकर गया? जहाँ पे विंग अलग ही रो रहा था और कहता है उसने कहा कि मैं बच्चा नहीं दे सकता, और उसने मेरे हाथ से वो बेबी भी छीन लिया। वो वो बहुत सॉफ्ट था और उसने दोनों छीन लिए मुझसे। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? उन्होंने ही मुझे कहा था ऐसे करने के लिए, और फिर उन्होंने ही मेरे साथ इतना बुरा किया। वो बहुत गंदे हैं, वो बहुत ज्यादा गंदे हैं। उन्होंने मुझे मुझे वो मारने की भी कोशिश की। अंकल अगर मैं मर जाता तो फिर आप बहुत रोते, अब बहुत ज्यादा रोते ना। पक्षी कहता है हाँ, मैं मैं ऐसे ही पश्चाताप में जल रहा हूँ, तुम्हारे पापा का खोने का गम, तुम्हें ठीक से परवरिश ना देने का गम, और आज अपने ही बच्चे को खो देने का गम। तुम समझ सकते हो विंग, मैं कितना बड़ा बोझ लेके जी रहा हूँ। अब मुझे और कोई नहीं चाहिए इस लाइफ में, तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं चाहिए। मैं पूरी लाइफ तुम्हें हिफाजत से रखूंगा, भले ही लोग कुछ भी कहे। किसी को मैं तुम्हें पागल नहीं बोलने दूंगा, किसी को भी मैं तुम्हें हार्म नहीं करने दूंगा, किसी को भी मैं तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, किसी को भी मैं तुम्हें बेबी चाहिए ना, तो हम कल एक नया बेबी लेकर आएंगे। तो विंग कहता है वही वाला बेबी जो जो गगा ने दिया था। भंग जी कहता है वही वाला बेबी, तो तुम उसके साथ खेल सकते हो। विंग आराम से उसके गोद में ऐसे सिमट गया था, जहाँ पे वांग जी बस अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रहा था और विंग रो रहा था। वांग जी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग बहुत हिचक हिचक के रो रहा था। वांग जी से कहता क्या हुआ? विंग कहता पता नहीं क्यों, पर मुझे अंदर से बहुत रोना आ रहा है। मुझे अपने मम्मी डैडी की याद आ रही है, पर मैं जानता हूँ वो कभी नहीं आएंगे। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं ठीक से, और आप मुझसे दूर क्यों हो जाते हैं? फिर आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मैं मैं क्या करूँ ऐसा कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? मैं अच्छा बच्चा बनूंगा और मैं वो वाली गलती दोबारा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। पर आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना? वांग जी अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के। तुम जानते हो, मैं अपने आप से छुप रहा था, मुझे अपने आप से नफरत हो रही थी, लेकिन मैंने बहुत प्रीसियस चीज खो दिया, जिसकी भरपाई अब मैं कभी नहीं कर सकता। पता नहीं कभी मैं कर पाऊंगा या नहीं। इतना बोलो वांगजी और विंग बस रो रहे होते हैं, जहाँ पे सीचन जांगजिंग सीचन को लेकर ऊपर आया हुआ था। वो दोनों जब उन दोनों को रोते हुए देखते हैं, तो वो दोनों भी रोने लगे थे। इधर मिंगिया को सेल में ला करके बांध दिया गया था। वांग जी विंग को सो वूब कराते हुए सुला देता है। रात के टाइम पे सी चेन, जांग चेंग और वांग जी तीनों थे, जांग फेमियांग भी थे। अब जो कि उसने मिलिट्री लॉ के तहत ये, क्योंकि अब वो मिलिट्री के घर में रह रहा था, तो उसे उसी सेल में रखा गया था, जहाँ पे जो सीजन थे उसे कहते हैं
आखिरी मौका है तुम्हारे पास। तुम ये सभी चीज़ों को कबूल करो और अपना पश्चाताप पूरा करो। लेकिन भींगा हंसते हुए कहता है, क्यों पूरा करूं? हाँ, क्यों करूं? क्या करना जरूरी है? कभी कभी पश्चाताप ना करना ज़्यादा बेटर होता है। जो कर दिया वो कर दिया। हाँ, मैंने किया क्योंकि मुझे उससे जलन होती है। आप, वंग जी, सब सब उसकी परवाह करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले आधे से ज़्यादा लोग उसकी चिंता करते हैं। उस पागल के लिए। सीजन चिल्लाते हुए कहता, मैं क्या? क्या? हाँ। उसके बाद वो उसके पास आकर कहता है, आपको नहीं लगता कि मैंने उसे और आप दोनों के ऊपर एहसान किया है? ये बोलते ही वो चांग फेमियांग के हाथ से गन छीनता है, पॉकेट से गन निकालता है और अपने आप को शूट करके वहीं पे मर जाता है। जहाँ पे सब लोग एक स्तब्ध रह गए थे क्योंकि जस्ट मिंगिया ने ये कर लिया हुआ था। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सीचन उसे जिंदगी भर नफरत भरी निगाहों से देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं मिंगिया ने सीचन से प्यार तो किया था ना। भले ही उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन वो नहीं चाहता था। इसलिए आखिरी गिल्ट उसे देते हुए वहां से चला गया। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, जहाँ पे विंग अभी भी सोया हुआ था। मिंगिया को ससम्मान उसे वापस से जो ग्रेवयार्ड होता है वहाँ पे दफन कर देने के बाद वंग जी वहाँ से निकल जाता है विंग के लिए नया सा बेबी से लेने के लिए। वो जाता है वापस, एक छोटा सा सिलिकॉन बेबी ले लेता है और आते वक्त में उसे टेडी बियर की शॉप दिखती है, जहाँ पे विंग को टेडी बियर बहुत पसंद था। वो वहाँ पे बहुत सारा टेडी बियर देखता है। एक टेडी बियर था जहाँ पे लिखा हुआ था ऑर्डर नाउ। वो उस टेडी बियर को भी ले लेता है और साथ में एक केक लेकर घर आता है, जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा होता है। वांग जी वहाँ पे छोटा सा बेबी को रख देता है, एक जिंगल बेल टाइप का गाना चला देता है। इस गाने को सुनकर विंग की नींद खुल जाती है, जिसके आसपास बहुत सारे डैडीज थे। टेबल पे केक रखा हुआ था। विंग जब अंगड़ाई लेते हुए उठता है तो वांग जी उसे आराम से उठाकर बिठाता है और कहता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है विंग। विंग कहता है, क्या है? आप मेरे लिए बेबी लाए? वांग जी कहता है, ओहो, तुमने तो पहले ही गेस कर लिया। फिर उसके गोद में छोटा सा सिलिकॉन बेबी दे देता है, जिसे देखते हुए विंग कहता है, ये मेरा बाबा मुझे मिल गया। वांग जी उसके माथे पे किस करते हुए कहता है, देखो ये क्या है। विंग जब देखता है तो उस पे लिखा हुआ था ऑर्डर मी नाउ। तो विंग हंसते हुए कहता है, ये टेडी मेरे लिए है। वांग जी कहता है, तुम्हारे लिए नहीं है, ये बेबी के लिए है। इसके साथ खेलने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। विंग कहता है, वो तो है, इसके साथ खेलने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। फिर मैं किसके साथ खेलूं? वांग जी कहता है, मेरे साथ। विंग कहता है, पर आप तो चले जाओगे ना। वांग जी कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। विंग कहता है, सच्ची? वांग जी कहता है, मुच्ची। इतना बोलकर वो दोनों उस बेबी को देख रहे होते हैं और उस टेडी को आगे रखे हुए थे, जिस पे लिखा हुआ था ऑर्डर मी नाउ। और वांग जी उसे केक खिला रहा होता है। विंग केक खाते हुए छोटे से बेबी के गाल, मुंह, हाथ को छू रहा होता है। सीचन आता है तो कहता है, ये क्या हो रहा है? विंग कहता है, अंकल अंकल, मेरे पास छोटा सा बेबी है, देखिए देखिए, मुझे मेरा बेबी मिल गया। तो सीचन कहता है, अच्छा मुझे दिखाओ। तो कहता है, इसका नाम क्या रखोगे? कहता है, क्या रखूं मैं? टिन टिन या फिर कुछ और? तो वांग जी उसे कहता है, कोई अच्छा सा आदमी वाला नाम रखो ना। तो कहता है, फिर क्या रखूं मैं? तो वांग जी उसे कहता है, क्या रखोगे? क्या रखोगे? लिटिल वी है तो लिटिल वी का बेबी। फिर विंग कहता है, शान शान। तो कहता है, ठीक है, हम इसका नाम लिटिल शान शान ही रखेंगे। इतना बोल सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। विंग उस बेबी के साथ खेल रहा था तो वांग जी उसके पास आते हुए कहता है, काका। सीजन कहते हैं, मैं ठीक हूँ वांग जी। वांग जी कहता है, मैं समझ सकता हूँ काका, अपराध बोध अगर बहुत ज़्यादा हो तो हम जी नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसा मत सोचिए। मैं आपकी हमेशा इज्जत करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। सीजन कहते हैं, हाँ, अब हम दोनों के अलावा एक दूसरे का कोई सहारा नहीं है। वांग जी कहता है, आप गलत सोच रहे हैं, हमारे पास हमारा लिटिल वी है। और आप सियानसान भी तो है। वो दोनों हंसने लगे थे, कहते हैं, हाँ, हम दोनों मिलकर लिटिल वी का पूरी लाइफ ख्याल रखेंगे। इतना बोलने के साथ ही वो उसे देख रहे होते हैं। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। और एक और बात, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि शादी ही हो तो कोई रिश्ता रिश्ता कहलाता है, या एक दूसरे के साथ आप हो तो वो रिश्ता रिश्ता कहलाता है। कभी कभी कोई जिम्मेदारी भी आपके रिश्ते को बहुत खूबसूरत बना देती है। जहाँ पे वांग जी ने विंग का पूरी लाइफ उसकी जिम्मेदारी लेने का प्रण किया है और उसकी देखभाल करने का भी। वो नहीं चाहता कि विंग को कोई भी आकर के हार्म करके जाए। इसलिए सीचन और वांग जी विंग की, जो हमारा छोटा सा लिटिल स्पेस बेबी है, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लेते हैं।
ताकि वांग जी उसके बाबा से कहे गए वादे को पूरा कर सके। और हमारे छोटे से बेबी को छोटा सा सियान भी मिल गया था खेलने के लिए, जहाँ पे वांग जी ने एक और प्रॉमिस किया था कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। और वो वहीं पे जहान में ही रहने वाला था। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।